में एमिली ब्राउन एक डंगोनन में स्लाइम्स को मारने और हर हत्या से ड्रॉप्स इकट्ठा करने के लिए जाती है। इस दौरान वह एक स्लाइम को मारती है और एक इंसान प्रकट होता है। पहले तो उसे ड्रॉप के इंसान होने की संभावना पर संदेह होता है, लेकिन फिर जब इंसान बोलता है तो वह चौंक जाती है। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि सतो रियोता है, जो अपने 25वें साल में है। जब रियोता बोलता है, एमिली इस तथ्य को समझने की कोशिश करती है कि रियोता एक ड्रॉप है। भ्रमित रियोता, जो उस समय उलझन में है, एमिली से अपने अस्तित्व के बारे में सवाल पूछता है। यहाँ तक कि एमिली स्लाइम्स और ड्रॉप्स की पूरी अवधारणा समझाने के बाद भी रियोता खोया हुआ लगता है। चीजों को आसान बनाने के लिए एमिली आगे बढ़ती है और एक स्लाइम को मारकर दिखाती है कि ड्रॉप्स कैसे बनते हैं। जब दुर्भाग्यपूर्ण स्लाइम मर जाता है तो उसके अवशेष से बीन स्प्राउट्स के रूप में एक ड्रॉप बनता है। बीन स्प्राउट्स को देखकर रियोता समझने लगता है कि एमिली किस बारे में बात कर रही थी, लेकिन वह सोचता है कि आखिर ऐसी कानून क्यों मौजूद हैं। इसके बाद एमिली यह समझाती है कि उनकी दुनिया में चीजें कैसे उत्पन्न होती हैं। उनके अनुसार दुनिया में अधिकांश कच्चे माल कालकोठरी में राक्षसों द्वारा गिराए जाते हैं। अंत में रियोता समझ जाता है और फिर एमिली से जापान और अन्य समान स्थानों के बारे में सवाल करता है। किसी कारणवश एमिली इन स्थानों से परिचित नहीं है और मूर्ख रियोता फिर से भ्रमित हो जाता है। जब रियोता उसके साथ कालकोठरी के दूसरे हिस्से में जाता है तो वह देखता है कि वह एक और स्लाइम को मारती है। इस बार रियोता एमिली से पूछता है कि वह केवल स्लाइम को ही क्यों मारती है, और वह जवाब देती है कि स्लाइम ही तलुलु के स्तर 1 पर एकमात्र राक्षस हैं। तलुलु वह वर्तमान कालकोठरी है जिसमें वे हैं। कुछ समय बाद एमिली एक स्टेटस बोर्ड की ओर ले जाती है, जहां वह अपने वर्तमान स्तर और क्षमताएं दिखाती है। एमिली के आंकड़ों पर पहली नजर में रियोता उन्हें ठीक मानता है, लेकिन दूसरा पृष्ठ काफी खराब लगता है क्योंकि वह ड्रॉप में बहुत सारे आइटम प्राप्त करने में इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि जब रियोता अपने आंकड़े चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वह एमिली से कहीं ज्यादा खराब है, लेकिन दूसरी पेज पर उसकी क्षमताएं उसे चौंका देती है। दूसरी पेज देखकर एमिली रियोता से कहती है कि उसे ड्रॉप्स पाने में कठिनाई होगी क्योंकि उसके आंकड़े बेहद कम हैं। एमिली की टिप्पणी सही साबित होती है क्योंकि रियोता उसके हथियार को उठाने में संघर्ष करता है। इसके बावजूद रियोता एमिली से एक हल्का हथियार स्वीकार करता है ताकि वह इसका उपयोग कर सके और स्लाइम्स को मार सके। संयोग से एक बदकिस्मत स्लाइम प्रकट होता है और रियोता उसके पीछे जाता है। हालांकि यह उसका पहला मौका है। वह स्लाइम को मार देता है और ड्रॉप से बहुत सारे बीन स्प्राउट्स प्राप्त करता है। बीन स्प्राउट्स की मात्रा देखकर एमिली चौंक जाती है क्योंकि वह स्वीकार करती है कि उसने कभी भी एक ही ड्रॉप में इतना नहीं पाया। यह अकेला ही रियोता को एहसास कराता है कि उसके एस रैंक ड्रॉप स्टैट्स कम नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि उसका पेट गुर्राता है और एमिली दोपहर का भोजन बनाने की पेशकश करती है। समय के साथ रियोता एमिली द्वारा बनाए गए भोजन का आनंद लेता है। वह मुख्य व्यंजन का आनंद लेता है, लेकिन एमिली की विशेष चाय पीने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब पूछा जाता है कि वह क्यों रो रहा है तो रियोता बताता है कि बहुत समय हो गया है जब उसने किसी और के साथ गर्म भोजन किया था। पहले रियोता एक मेहनती व्यक्ति था जो अपनी भलाई पर कम ध्यान देता था। उस समय वह काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि भूख मिटाने के लिए सुविधा स्टोर से कुछ ठंडा ले लेता था। ये इतना बुरा हो गया कि उसकी दिनचर्या ने उसकी सेहत खराब कर दी और अंततः उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल से ठीक होने के बाद भी उसे लगा कि उसे उस समय की भरपाई करनी है जब वह दूर था। उसने फिर से ओवरटाइम काम किया और एक दिन वह काम पर सो गया और अगली बात जो उसे पता चली वह यह थी कि उसे एक स्लाइम ने गिरा दिया। वर्तमान में एमिली उसे सांत्वना देती है और आश्वस्त करती है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। एमिली से मिला आलिंगन उसके लिए बहुत मायने रखता है और एमिली की बात सुनते हुए वह और भी भावुक हो जाता है। अंत में वह उसे भोजन के लिए धन्यवाद देता है और उससे पूछता है कि उसे रहने की जगह कहाँ मिलेगी। एमिली आवश्यक जानकारी देने के बाद रियोता को पता चलता है कि एमिली कालकोठरी में सोने का इरादा रखती है। यह अकेला उसे परेशान करता है, लेकिन वह एमिली से एक हथियार स्वीकार करता है और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन रियोता यह देखने के लिए शहर जाता है कि चीजें कैसे की जा रही हैं। वह कुछ समय के लिए लोगों की दैनिक गतिविधियों का विश्लेषण करता है और टालुलु डंगोन में ड्रॉप्स लेने के लिए जाता है। लगभग 3 दिन बाद वह एक घर के लिए भुगतान करता है और उसे एमिली को दिखाता है। इस तथ्य से कि रियोता 3 दिनों में एक घर खरीद सकता है वह चौंक जाती है, लेकिन वह और भी चौंक जाती है जब रियोता उसे घर की चाबियां सौंपता है। शुरुआत में वह चाबियां लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन रियोता जोर देता है कि वह इसे रखे क्योंकि उसने पहले उसके लिए अच्छा खाना बनाया था। इसके बावजूद एमिली रियोता को देखती है और उसके हाथों और आंखों पर छाले और थकान के निशान देखती है। इस वजह से वह रियोता के लिए और खाना बनाने की पेशकश करती है, यह जोर देते हुए कि वह उसके साथ घर में रहे।
अगले दिन रियोता अपने ड्रॉप्स को नकद में बदलने के लिए गिल्ड जाता है। गिल्ड की परिचारिका एर्जा रियोता के साथ अच्छे से पेश आती है और यहाँ तक कि रियोता के पैसे में कुछ नकद जोड़ने की पेशकश करती है ताकि यह एक गोल आंकड़ा बन जाए। किसी समय वह एक नए डंगोनन के बारे में बात करती है जो साहसी लोगों के बीच ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस जगह को निहोनियम डंगोनन कहा जाता है और एर्जा के अनुसार नेपच्यून समूह इस जगह पर जांच कर रहा है। जब नेपच्यून ग्रुप के बारे में पूछा गया तो एर्जा जवाब देती है कि वे पूरे सैकड़ों में सबसे शक्तिशाली संगठन है। उनकी बातचीत के अंत में एर्जा रियोता को एक ड्रिंक के लिए पूछने की कोशिश करती है लेकिन वह विनम्रता से मना कर देता है। उसकी अनुपस्थिति में एर्जा का सहकर्मी उसे एक लड़के द्वारा ठुकराए जाने के लिए चिढ़ाता है। बाद में उस शाम रियोता एक सफल कार्य दिवस के बाद घर की ओर जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर उसे याद आता है कि उसे घर लौटने पर किसी के इंतजार करने का समय काफी हो गया है। दरवाजा खोलने के बाद एमिली उसे नसों को शांत करने के लिए एक गर्म तौलिया और रात के खाने की तैयारी के लिए एक कप चाय देती है। रियोता खुश लगता है। किसी समय रियोता निहोनियम डंगोनन के बारे में बात करता है और एमिली उस जगह के बारे में कुछ जानकारी देती है। उसके अनुसार कहा जाता है कि डंगोनन बेकार है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन रियोता उस डंगोनन में जाता है क्योंकि वह इसके बारे में काफी जिज्ञासु है। उसी दौरान एक कंकाल प्रकार का राक्षस उस पर हमला करता है और उसे हराने में वह संघर्ष करता है। सौभाग्य से उसके लिए एक ऊंचा स्तंभ टूटकर राक्षस पर गिर जाता है जिससे वह हिल नहीं पाता और वह इस मौके का फायदा उठाकर राक्षस को खत्म कर देता है। राक्षस के मरने के बाद रियोता एक बीज के रूप में एक ड्रॉप देखता है और उसे उठा लेता है। बीज उठाने के बाद वह गायब हो जाता है और रियोता का एचपी एक यूनिट बढ़ जाता है जिससे वह हैरान रह जाता है। उस दिन बाद में एमिली आश्चर्य व्यक्त करती है क्योंकि रियोता का स्वास्थ्य बढ़ गया है जबकि वह अभी भी स्तर 1 पर है। इसके बावजूद रियोता फिर से निहोनियम डंगोनन में जाता है और अधिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए कंकालों के एक समूह को मारता है। जब वह ऐसा कर रहा था उसने देखा कि जब एमिली ने एक कंकाल को मारा तो कोई ड्रॉप नहीं बना और वह उसके द्वारा मारे गए कंकाल से बीज नहीं उठा सकी। अंत में रियोता निष्कर्ष निकालता है कि निहोनियम केवल एस रैंक के लिए एक स्टैट बढ़ाने वाला डंगोनन है। अगले दिन रात के खाने के दौरान एमिली रियोता से पूछती है कि क्या वह फिर से देर से बाहर रहेगा। जब रियोता हाँ कहता है तो एमिली उसे आराम करने के लिए कहती है क्योंकि उसने पिछले दिनों बहुत मेहनत की थी। यह सुनकर रियोता एमिली की सलाह पर विचार करता है और देर तक बाहर न रहने का वादा करता है। अगले दिन रियोता एक और डंगोनन में जाता है जहां वह एक स्लाइम को मारता है। इस बार स्लाइम एक गाजर जैसी ड्रॉप छोड़ता है जो सामान्य से बड़ी होती है। कुछ साहसी लोग जो कालकोठरी के पास से गुजर रहे थे रियोता का मजाक उड़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि वह स्तर 1 पर है। उनके जाने के बाद एक अजीब लड़की ईव कैलिस लीडर रियोता के चेहरे पर थप्पड़ मारती है यह कहते हुए कि उसे निम्न स्तर से नफरत है। जब रियोता स्थिति को समझने की कोशिश करता है ईव कालकोठरी से दूर चली जाती है। बाद में उस शाम रियोता एमिली को कुछ गाजर देता है और बताता है कि उसने बाकी गाजर अच्छे दाम में बेची। जब एमिली खाना बनाने की तैयारी करती है रियोता दरवाजे पर आए व्यक्ति को देखने के लिए बाहर जाता है। उसके आश्चर्य के लिए वह दरवाजे के दूसरी तरफ ईव को कुछ अजीब मुद्रा में पाता है। आई वुव यू वह कहती है और अपनी तर्जनी उंगली चूसती है जिससे रियोता पूरी तरह से चौंक जाता है। एमिली रियोता के पास दरवाजे पर आती है ताकि देख सके कि रियोता किससे बात कर रहा है। दूसरी ओर ईव सड़क से एक अजनबी आदमी को खींचती है और उसके सिर पर मारती है और वह बेहोश हो जाता है। यह अकेले ही रियोता को चौंका देता है लेकिन ईव इस बात को लेकर अधिक चिंतित है कि रियोता उसके हमलों का शिकार क्यों नहीं होता जबकि वह स्तर 1 पर है। रियोता इस सवाल को छोड़ देता है और फिर ईव से पूछता है कि वह उसके घर पर क्या कर रही है। ईव खुशी खुशी वह गाजर निकालती है जो रियोता ने पहले गिराई थी और कहती है कि वह और अद्भुत गाजर चाहती है। जैसे ही वह रियोता के घर के अंदर झांकती है उसे पता चलता है कि वहाँ और बड़ी गाजरें हैं। ये उसे पागल कर देता है लेकिन एमिली फिर भी उसे रात के खाने के लिए मेजबान बनने के लिए सहमत हो जाती है। समय के साथ एमिली गाजर और मूंग की अंकुरित दाल से रात का खाना बनाती है। गाजर के सूप का एक घूंट ईव को और अधिक उत्साहित कर देता है क्योंकि यह स्वादिष्ट है। खाने के बाद वह एमिली को भोजन के लिए धन्यवाद देती है और घर से बाहर निकल जाती है। उसकी अनुपस्थिति में रियोता हल्के से मुस्कुराता है क्योंकि उसे उसका नाम नहीं मिला। इस बीच एमिली उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे घर में एक मेहमान को ठहराने की अनुमति दी क्योंकि काफी समय हो गया था जब उसने किसी मेहमान को ठहराया था। फिर वह प्रस्ताव करती है कि रियोता कभी भी उसके साथ खाना खाने आ सकता है जब भी वह खाना बनाए और वह सहमत हो जाता है। अगले दिन रियोता निहोनियम डंगोनन के स्तर 2 पर जाता है और वहां एक ज़ॉम्बी से लड़ता है। ज़ॉम्बी पर पहला वार करने से उसका हथियार टूट जाता है। इसके बावजूद वह ज़ॉम्बी से नजदीकी मुकाबले में अपने मुक्के का उपयोग करता है और अंत में उसे मार देता है। ज़ॉम्बी से उसे जो ड्रॉप मिलता है उससे उसकी ताकत 1 यूनिट बढ़ जाती है।
इस बीच उसे पता चलता है कि ईव उसे देख रही थी। अच्छी बात यह है कि ईव को नहीं पता कि अभी क्या हुआ और रेयोता चुप रहता है जब उसे सवाल किया जाता है। हालांकि ईव की मोटे गाजर के लिए अस्वस्थ इच्छा हावी हो जाती है और रेयोता वादा करता है कि वह उसे बाद में कुछ अच्छा देगा। सूर्यास्त के समय रेयोता बहुत सारी गाजरें लेकर ईव से मिलने के लिए गिल्ड की ओर जाता है। जब वह ईव के करीब जाता है तो अन्य साहसी लोग डर में फुसफुसाते हैं कि वह ईव के करीब मिलने के लिए कितना मूर्ख है। उनकी आश्चर्य की बात यह है कि ईव रेयोता द्वारा दी गई गाजरें स्वीकार कर लेती है और इससे एर्जा रेयोता की गाजरों की खरीद की दर बढ़ा देती है। जब पूछा गया कि क्यों, एर्जा जवाब देती है कि ईव एक साहसी है जो अपनी प्यारी दिखावट के बावजूद वास्तव में खतरनाक है। वह यह भी जोड़ती है कि लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने एर्जा को खराब स्वाद वाली गाजर दी थी। जब एर्जा बात करना खत्म करती है तो रेयोता को बात समझ में आ जाती है और वह अपना पैसा लेने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह ईव को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद देने जाता है तो उसे पता चलता है कि वह और गाजर चाहती है क्योंकि उसने पहले वाली खा ली है। इसके बावजूद रेयोता वादा करता है कि वह उसे अगले दिन कुछ गाजर देगा, लेकिन ईव को यह विचार पसंद नहीं आता। नतीजतन वह रेयोता के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रेयोता उसका हाथ रोक लेता है और इससे साहसी लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि वह हार मान लेती है और गिल्ड से बाहर चली जाती है अगले दिन और गाजर पाने की उम्मीद में। अगले दिन रेयोता और एमिली टेलुलु कालकोठरी के स्तर 2 भाग में मोटे दिखने वाले गाजरों का एक गुच्छा लगाते हैं। इसी दौरान रेयोता आगे बढ़ता है और कुछ साहसी लोगों के एक छोटे समूह को एक स्लाइम को मारने के लिए संघर्ष करते हुए पाता है। उनके नेता, जो एक पुराने कप्तान हैं, अंदर आते हैं और आसानी से एक ही वार में स्लाइम को मार देते हैं। स्लाइम से एक ड्रॉप लेने के बाद वह अपने थके हुए साथियों से कहता है कि उसका पीछा करें। दोनों साहसी थके होने के बावजूद कप्तान कुछ प्रेरणादायक बातें कहते हैं जिससे वे फिर से खड़े हो जाते हैं। रेयोता दूर से यह सब देखता है और याद करता है कि उसके पास भी अतीत में कप्तान जैसा एक बॉस था। जब एमिली उससे पूछती है कि क्या कुछ गलत है तो वह वास्तविकता में लौट आता है। उनके लंच के दौरान ईव उनके साथ खाने के लिए आती है क्योंकि उसे एमिली का पिछला व्यंजन पसंद आया था। इस बार उसे गाजर का हलवा परोसा जाता है और एक बाइट लेने के बाद वह उत्साह में आंसू बहाती है। जब वे तीनों अपने भोजन का आनंद ले रहे होते हैं तो कैप्टन वहां से गुजरते हैं और अपने साथियों को चेतावनी देते हैं कि वे रेयोता और उसके दोस्तों की तरह आलसी न बने। यह अकेले ही ईव को गुस्सा दिलाता है और वह कैप्टन के दोनों साथियों को गाजर पेश करती है। जैसे ही कैप्टन शत्रुतापूर्ण प्रवृत्तियां दिखाता है, ईव उसे मारने की धमकी देती है और वह ठीक से व्यवहार करता है। अंततः कैप्टन अपना अभिमान निगलता है और खून खराबे से बचने के लिए अपने साथियों के साथ चला जाता है। उनकी अनुपस्थिति में ईव अपनी चंचल स्वभाव में लौट आती है और बच्चे की तरह खाने लगती है। अपने भोजन को समाप्त करने से पहले वह रेयोता के सिर पर थप्पड़ मारती है और अगले दिन के लिए और गाजर की मांग करती है। उस दोपहर एमिली और रेयोता फिर से बहुत सारी गाजर लेकर गिल्ड में दिखाई देते हैं। यहाँ एर्जा एक जादुई गाड़ी के बारे में बात करती है जो रेयोता को एक साथ बहुत सारी चीजें ले जाने में मदद कर सकती है। गिल्ड में गाजर का व्यापार करने के बाद रेयोता एक दुकान की ओर जाता है ताकि वह एक जादुई गाड़ी प्राप्त कर सके। दुकान पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि जादुई गाड़ी उसकी सोच से कहीं अधिक महंगी है। इस वजह से वह दुकान से दूर चला जाता है, ये सुझाव देते हुए कि उसे गाड़ी खरीदने के लिए बचत करनी होगी। एमिली के साथ टहलते समय एक तनावपूर्ण कंपन क्षेत्र को हिला देता है और निवासी स्ट्रे शब्द चिल्लाते हैं। जब रेयोता एमिली से पूछता है कि स्ट्रे क्या है तो वह जवाब देती है कि यह एक प्रकार का राक्षस है जो तब प्रकट होता है जब डंगोनन के उन हिस्सों में ड्रॉप्स छोड़ दिए जाते हैं जहाँ ज्यादा लोग नहीं होते। जिस आवारा की बात हो रही है वह एक बड़ा गोरिल्ला है जो वर्तमान में उग्र हो रहा है। निवासी और यहाँ तक कि साहसी लोग भी अपने घरों और व्यवसायों से भागने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान एर्जा जमीन में फंसी हुई है और गोरिल्ला उसे कुचलने की कोशिश करता है। उसके लिए सौभाग्य से रेयोता तेजी से आगे बढ़ता है और गोरिल्ला के एक मुक्के को सहन करता है। इसी बीच कुछ साहसी लोग गोरिल्ला से मुकाबला करने का अवसर पकड़ लेते हैं। रेयोता एर्जा को बचाता है लेकिन चारों ओर देखता है और पता चलता है कि अगर गोरिल्ला जिंदा रहा तो शहर जल्द ही खंडहर बन जाएगा। गुस्से में वह गोरिल्ला से लड़ने का फैसला करता है और एमिली मदद करने के लिए सहमत होती है। अन्य साहसी लोग गोरिल्ला का ध्यान भटकाने में मदद करते हैं जबकि रेयोता सीधे उस पर हमला करता है। वह हवा में कूदता है, गोरिल्ला को सिर से मारता है और फिर गोरिल्ला के पेट पर एक अंतिम प्रहार करता है जो तुरंत लड़ाई को समाप्त कर देता है। गोरिल्ला के गायब होने के बाद निवासी रेयोता की उनके शहर को बचाने के लिए सराहना करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से रेयोता मृत गोरिल्ला से कुछ गिरते हुए देखता है और वह एमिली के साथ यह देखने के लिए जाता है कि वह क्या है। फर्श पर एक पिस्तौल और कुछ गोलियां पड़ी हैं। रेयोता इसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि आवारा जानवरों से कुछ गिरना नहीं चाहिए। अगले दिन रेयोता यह देखने के लिए निहोनियम कालकोठरी के स्तर 2 में प्रवेश करता है कि वह अपनी बंदूक के साथ क्या कर सकता है। कालकोठरी में वह अपनी नई बंदूक को एक झोंबी पर आजमाता है और यह काम करती है।
अब केवल यह रह गया है कि वह अपनी बंदूक के लिए गोलियां कैसे प्राप्त करे। उस दोपहर बाद वह एमिली के साथ टेलुलु कालकोठरी के स्तर 2 भाग में शामिल होता है। यहाँ वह एमिली के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए शामिल होता है, लेकिन जल्दी से नोटिस करता है कि ईव अभी तक नहीं आई है। जैसा कि उम्मीद थी, वह एमिली के खाने की तारीफ करता है और उसके बनाए चाय का आनंद लेता है, क्योंकि उसका स्वाद बहुत सुकून देने वाला है। उस दिन बाद में रियोता एक और डंगोनन की ओर ले जाता है, जहां एक और प्रकार का स्लाइम मौजूद है। एमिली के अनुसार इन स्लाइम्स को कॉकरोच स्लाइम्स कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वे अधिक दिखते हैं जैसे तिलछट्टे। रियोता तिलछट्टों को देखकर चिढ़ जाता है, लेकिन एमिली इसे चरम पर ले जाती है। वह एक अलग व्यक्तित्व अपनाती है और अपने बड़े हथियार से तिलछट्टों पर हमला करती है। हालांकि वह सामान्य हो जाती है और रियोता को तिलछट्टों को मारने से मिले ड्रॉप्स दिखाती है। समय के साथ एमिली उस कालकोठरी के दूसरे हिस्से की ओर ले जाती है, जहां और तिलछट्टे मौजूद हैं। सैकड़ों तिलछट्टों को देखकर एमिली इतनी परेशान हो जाती है कि वह फिर से खुद पर नियंत्रण खो देती है। डर के मारे रियोता अपनी सीमित गोलियों का उपयोग करके 100 को मार देता है, ताकि एमिली पूरी तरह से खुद को न खो दे। अंततः वह तिलछट्टों को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन अब उनके पास घर ले जाने के लिए बहुत सारे ड्रॉप्स हैं। जल्द ही ईव लंच की तलाश में डंगोनन में पहुंचती है। अब डरपोक रियोता एमिली की पागलपन से बच सकता है जब वह खा रही है। उस दोपहर बाद एमिली और रियोता गिल्ड से बाहर निकलते हैं, कुछ ड्रॉप्स का व्यापार करने के बाद जो उन्होंने डंगोनन में प्राप्त किए थे। अन्य ड्रॉप्स लेने के रास्ते में एमिली को पता चलता है कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। गुस्से में वह अपने हथियार से जमीन पर प्रहार करती है, क्योंकि उसे पता है कि तिलचट्टों ने उसके ड्रॉप्स के साथ छेड़छाड़ की है। इस बार रियोता दिन बचाने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह अपने हाथों का उपयोग करके एक एक करके तिलचट्टों को मारता है, ताकि एमिली शांत हो सके। समय के साथ एमिली सामान्य हो जाती है और अपने व्यवहार के लिए रियोता से माफी मांगती है। वह समझाती है कि जब भी वह तिलचट्टों को देखती है तो वह किसी और में बदल जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ बचे हुए तिलचट्टे गोलियों में बदल जाते हैं और रियोता हैरान रह जाता है। उस शाम रियोता अपनी हाल की खोज के बारे में एर्जा को गिल्ड में रिपोर्ट करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि जब आसपास कोई नहीं होता तो गिराए गए आइटम राक्षसों को आकर्षित करते हैं। फिर वह एर्जा से आखिरी ड्रॉप देने में समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगता है। दूसरी ओर एर्जा उसे फिर से डिनर के लिए पूछने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। उस शाम रियोता अपने एक पागल विचार को परखने के लिए बाहर निकलता है। वह जंगल में एक गाजर रखता है और छिप जाता है, यह देखने के लिए कि क्या कोई राक्षस उसके आसपास आएगा। पहले इवन गाजर के पास आती है और रियोता को अब उसके जाने का इंतजार करना पड़ता है। अगली कोशिश में गाजर एक स्लाइम में बदल जाती है और रियोता उसे गोली से मार देता है। इस बार स्लाइम बहुत सारी गोलियां छोड़ता है और रियोता का पागलपन भरा विचार परिणाम देता है। जब वह गोलियों को ले जाता है तो वह निहोनियम डंगोनन में राक्षस पर अपने विचारों को आजमाने के बारे में सोचता है। अगले दिन निहोनियम डंगोनन के स्तर 1 के हिस्से में वह ड्रॉप को ले जाने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य पहले से ही अधिकतम है। जब वह डंगोनन से बाहर निकलता है, एक राक्षस उस पर हमला करता है और वह उसे बाहर फेंक देता है। जैसे ही राक्षस जमीन पर पहुंचने वाला होता है, चालाक रियोता उसे अपनी बंदूक से शूट करने का फैसला करता है। दुर्भाग्यवश राक्षस हवा में गायब हो जाता है, जिससे रियोता हैरान रह जाता है। बाद में उस सुबह एर्जा रियोता को समझाती है कि राक्षस डंगोनन से बाहर निकलते ही गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक कालकोठरी के भीतर अगर वे एक अलग मंजिल में प्रवेश करते हैं तो राक्षस गायब हो जाते हैं। वह जोड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए रियोता अपने एक और विचार को आजमाने के लिए निहोनियम कालकोठरी में वापस जाता है। इस बार वह एक राक्षस को कालकोठरी से बाहर फेंकता है और उसके गायब होने से पहले उसे गोली मारता है। राक्षस के मरने के बाद यह एक बर्फीली गोली के रूप में एक ड्रॉप उत्पन्न करता है। फिर वह बर्फीली गोली को एक पेड़ पर आजमाता है और देखता है कि गोली कितनी शक्तिशाली है। उस दिन बाद में रियोता एमिली के साथ टेलुलु डंगोनन में शामिल होता है और वह एक बर्फीली गोली का उपयोग करके एक स्लाइम को रोकता है। एमिली अंतिम प्रहार करने के बाद सोचती है कि रियोता ने किस तरह की गोली का उपयोग किया। बाद में उस शाम जब वे कालकोठरी से वापस आ रहे थे, रियोता एक आदमी को अपने कर्मचारी के साथ बहस करते हुए पाता है। आदमी इस बात से नाराज लगता है कि उसके ड्रॉप्स पहाड़ से गिर गए, जबकि उसकी कर्मचारी को नहीं लगता कि चट्टान के नीचे जाना इसके लायक है। वह ड्रॉप्स को नष्ट करने का इरादा रखती है ताकि उसके आसपास कोई आवारा न उत्पन्न हो। किसी समय वह आदमी एक आत्मा के द्वारा ग्रस्त हो जाता है, लेकिन रियोता उसे गोली मारकर सामान्य स्थिति में वापस लाता है। दुख की बात है कि कर्मचारी चट्टान के नीचे आवारा लोगों से लड़ने का इरादा रखती है ताकि रियोता और अन्य लोग बच सकें। जब रियोता को पता चलता है कि वह क्या करना चाहती है तो वह मदद की पेशकश करता है और फिर अपनी फ्रीजिंग बुलेट्स तैयार करता है। उसकी बंदूक से कुछ गोलियां चट्टान के आधार पर आत्मा प्रकार के राक्षस को इतना समय के लिए जमा देती हैं कि एमिली उसे मार सके। एमिली के काम खत्म करने के बाद कर्मचारी
रेयोता को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। अगले दिन एमिली और रेयोता टेलुलु डंगोनन के स्तर 4 में प्रवेश करते हैं, जहाँ वे एक दुर्लभ राक्षस का सामना करते हैं। रेयोता ने राक्षस को देखते ही उस पर कुछ गोलियां चलाईं और उसे मारने में सफल हो गया। राक्षस के मरने के बाद वह एक चमकदार हार छोड़ जाता है। रेयोता हार उठाता है और एमिली को देता है क्योंकि वह चाहता है कि वह इसे रखे। दूसरी ओर एमिली खुश हो जाती है और रेयोता को हार देने के लिए धन्यवाद देती है। हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक होती है जब उसे पता चलता है कि चालाक रेयोता ने उसे हार इसलिए दिया ताकि उन्हें मिलने वाले ड्रॉप्स की मात्रा दोगुनी हो जाए। निराश होकर एमिली रेयोता पर भड़क जाती है और कहती है कि उसे अपनी मंशा शुरू से ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। समय के साथ एमिली रेयोता को कालकोठरी में बहुत सारे राक्षसों को मारने में मदद करती है। उस दोपहर बाद एमिली दोपहर का खाना बनाती है, जबकि रेयोता खाने की मेज पर बैठा भोजन का इंतजार करता है। जब रेयोता इंतजार करता है, वह एमिली को देखता है और सोचता है कि उसे खाना बनाने के लिए एक बड़े रसोई स्थान की जरूरत है। एक समय पर वह एक अच्छे घर में जाने का सुझाव देता है और एमिली इस शर्त पर सहमत होती है कि वह खुद को अधिक काम में न डाले। दोपहर के भोजन के बाद रेयोता गिल्ड में तालुलु डंगोनन से प्राप्त बांस की कोपलों का व्यापार करने के लिए एरिक मैसी, एक महिला जो रेयोता के पीछे खड़ी है, बांस की कोपलों में रुचि लेती है और उनका स्वाद चखने की पेशकश करती है। कुछ काटने छीलने के बाद वह बांस की कोपलों को छोटे टुकड़ों में काटती है और एक टुकड़ा छकती है। स्वादिष्ट, वह कहती है, बांस की कोपल की मिठास से खुशी के आंसू बहाते हुए। इसीलिए वह बाकी बांस की कलियों के लिए अच्छा भुगतान करने की पेशकश करती है और रेयोता सहमत हो जाता है। मैसी की अनुपस्थिति में एर्जा रेयोता को मैसी की पहचान और शहर में उसकी स्थिति के बारे में बताती है। उसके अनुसार कोई भी खाना जिसे मैसी मंजूरी देती है वह गोरमेट भीड़ के बीच ऊंची कीमत पर बिकेगा। इसे ध्यान में रखते हुए एर्जा रेयोता को एक अनुबंध की पेशकश करती है, जहां वह रेयोता के नाम से ब्रांडेड बांस की कोपलें बेचेंगी और बदले में अच्छे मुनाफे की पेशकश करेंगी। पहले मूर्ख रेयोता को व्यापार के लाभ नहीं दिखते, लेकिन एर्जा के अनुबंध प्रस्ताव के कारण वह बेवकूफ अंततः सहमत हो जाता है। बाद में उस दिन रेयोता अपनी कौशल को बढ़ाने के लिए निहोनियम डंगोनन में जाता है। वहाँ वह एक राजकुमारी को एक राक्षस को मारने की कोशिश करते हुए पाता है। पहले उसे लगता है कि राजकुमारी खतरे में है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह अच्छी तरह से सुरक्षित है। जब वह राजकुमारी को देख रहा होता है तो सैनिकों में से एक रेयोता को बताता है कि कालकोठरी में राक्षस मरने के बाद हवा छोड़ते हैं और राजकुमारी उन्हें इकट्ठा कर लाभ कमा रही है। वह जोड़ता है कि एक जादुई गाड़ी राजकुमारी के लिए चीजों को आसान बनाती है, क्योंकि वह एक साथ बहुत सारे सामान ले जा सकती है। यह अकेला ही रेयोता को फिर से एक जादुई गाड़ी खरीदने पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह एमिली के साथ इस विचार पर चर्चा करता है, लेकिन उदास दिखता है क्योंकि खरीदारी उनके स्थानांतरण को स्थगित कर देगी। इसके बावजूद एमिली उसकी मंशा से सहमत है और वह अगले दिन गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है। अगले दिन रेयोता एमिली के साथ गाड़ी की दुकान पर जाता है, केवल यह देखने के लिए कि दुकान के मालिक की बेटी ओल्गा फर्श पर रो रही है। जब उससे पूछा गया कि वह क्यों रो रही है तो ओल्गा जवाब देती है कि उसके पिता को वापस आने में बहुत समय लग रहा है। ओल्गा के साथ थोड़ी पूछताछ के बाद एमिली अनुमान लगाती है कि ओल्गा के पिता कहाँ हो सकते हैं। वह उन्हें आर्सेनिक डंगोनन की ओर ले जाती है, जो फूलों की ड्रॉप्स के लिए प्रसिद्ध है। डंगोनन में रेयोता को अचल राक्षस मिलते हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है। जब वह डंगोनन के दूसरे हिस्से में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रास्ता अचल राक्षसों से अवरुद्ध है। इसी समय एमिली अपना हथौड़ा उठाती है और उनके लिए रास्ता साफ करती है। फिर वह उन्हें डंगोनन के दूसरे हिस्से में ले जाती है, जहाँ वे ओल्गा के पिता को बच्चे की तरह सोते हुए पाते हैं। गुस्से में एमिली अपने हथौड़े से जमीन पर मारती है ताकि ओल्गा के पिता जाग जाएं। ओल्गा के पिता उठने के बाद जल्दी से समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था। इस समय एमिली नाराज दिखती है, लेकिन वह शांत हो जाती है जब बूढ़ा आदमी कहता है कि वह अपने नए जादुई गाड़ी के प्रोटोटाइप के लिए हिस्से लेने आया था। फिर वह हवा में तैरते हुए एक हल्के पत्थर की दिशा में इशारा करता है। उनके अनुसार हल्के पत्थर हवा से हल्के होते हैं और वे राक्षस होते हैं, लेकिन उन्हें पाना मुश्किल होता है। ये सुनने के बाद रेयोता एमिली के साथ मिलकर हल्के पत्थर को नष्ट करने में सफल होते हैं। पत्थर के टुकड़े टुकड़े होने के बाद वह एक फूल गिराता है और बूढ़ा आदमी उसे बाहर ले जाता है। वह फूल को एक मैदान में रखता है और रेयोता और एमिली के साथ जंगल में छिप जाता है ताकि फूल आवारा बन सके। सेकंड मिनटों में बदल जाते हैं और निर्धारित समय पर फूल एक हल्के पत्थर में बदल जाता है। बूढ़ा आदमी जंगल से बाहर निकलता है ताकि वह पत्थर को पकड़ सके इससे पहले कि वह वातावरण में भाग जाए, लेकिन वह असफल हो जाता है क्योंकि वह पर्याप्त तेज नहीं है। हालांकि रेयोता एक फ्रीजिंग बुलेट चलाकर दिन बचा लेता है। उस शाम ओल्गा के पिता अपना प्रोटोटाइप पूरा करते हैं और इसे रेयोता को उपहार में देते हैं। शुरुआत में रेयोता इतने महंगे उपहार को लेने से मना कर देता है, लेकिन वह मान जाता है जब बूढ़ा आदमी उसे कुछ दिन पहले शहर को बचाने के लिए धन्यवाद देता है।
अगले दिन रयोता और एमिली काम पर लौटते हैं और जादुई गाड़ी में बांस की कलियां इकट्ठा करते हैं। जब वह वस्तु भर जाती है तो रयोता गिल्ड में उन वस्तुओं को बेचने के लिए जाता है। यहाँ वह एक मांसल साहसी को एर्जा पर कुछ वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए पाता है। इससे पहले की स्थिति बिगड़ती, रयोता उस आदमी पर एक ठंडा करने वाली गोली चलाता है और वह अपने दाहिने हाथ पर नियंत्रण खो देता है। अब सभी की नजरें रयोता पर हैं और वह उस आदमी को मूल्य निर्धारण प्रणाली समझाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि जब रयोता उस आदमी के साथ तर्क संगत होने की कोशिश करता है तो वह मांसल गुंडा रयोता पर मुक्का मारने की कोशिश करता है। उसकी हैरानी के लिए रयोता आसानी से उसका मुक्का रोक लेता है और उसे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर दीवार पर फेंक देता है। गिल्ड में घटना के बाद एर्जा रयोता के साथ एक निजी बातचीत में प्रवेश करती है, जहाँ वह उसे पहले बचाने के लिए धन्यवाद देती है। हालांकि उसे बुरा लगता है क्योंकि अन्य व्यापारी उस पर व्यापार में भरोसा नहीं कर सकते अगर वह अपनी गड़बड़ी का ख्याल नहीं रख सकती। दूसरी ओर रयोता उसे सुरक्षा देने की पेशकश करता है अगर फिर से जरूरत पड़ी। यह अकेले ही एर्जा को चौंका देता है, लेकिन वह मुस्कुराती है। बातचीत समाप्त होने से पहले वह रयोता को धन्यवाद कहने के लिए चूमती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, शरारती रयोता सदमे में लार निकलता है, अपनी नसों को शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन एमिली और रयोता फिर से तालुलू डंगोनन में जाते हैं और आसानी से बहुत सारे ड्रॉप्स प्राप्त करते हैं। ड्रॉप्स इकट्ठा करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अनुमानित मूल्य उनके नए घर के लिए पर्याप्त है। उस दिन बाद में दिन के काम के बाद एमिली और रयोता अपने वर्तमान घर से अपना सामान पैक करते हैं क्योंकि वे जल्द ही नए घर में जा रहे हैं। इस दौरान रयोता को याद आता है कि उसने अच्छी यादें बनाई हैं एमिली के साथ उस घर में। एमिली भी सहमत है और यह रयोता को पट्टे का भुगतान जारी रखने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि एमिली को लगता है कि यह विचार महंगा है। रयोता इसे आजमाने के लिए तैयार है क्योंकि उसका इमारत से भावनात्मक लगाव है। अगले दिन रयोता जागता है और देखता है कि एमिली ने नए घर में नाश्ता तैयार किया है। जैसे ही वह अपना खाना खाने लगता है, उसे पता चलता है कि ईव पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी है। आश्चर्य में वह सोचता है कि ईव ने उसके नए घर को कब ढूंढा और मेज पर बैठ गई। उस दोपहर बाद एमिली दोपहर का खाना बनाती है जबकि रयोता निहोनियम डंगोनन में कई मम्मियों को मारता है। इस दौरान उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन वह एक ड्रॉप उठाता है जो उसकी गति के आंकड़े बढ़ा देता है। एक और मम्मी उस पर हमला करती है, लेकिन इस बार वह अपनी बढ़ी हुई ताकत का उपयोग करके उसे आसानी से हरा देता है। डंगोनन में दिन के काम के बाद वह एडवेंचरर्स गिल्ड में आराम करता है। वहाँ एक आदमी नेप, जो नेपच्यून का संक्षिप्त रूप है, रयोता के आराम करने की जगह पर आता है उससे मिलने के लिए। रयोता इस समय काफी डरा हुआ है क्योंकि नेप के साथ दो खूबसूरत महिलाएं हैं। हैरान होकर रयोता नेप से उसके इरादों के बारे में पूछता है और नेप उसके अनुसार जवाब देता है। नेप रयोता के साथ हाथ की कुश्ती करना चाहता है क्योंकि उसने रयोता की हाल की उपलब्धियों के बारे में सुना है। दूसरी ओर रयोता इस प्रतियोगिता के लिए सहमत हो जाता है और हाथ की कुश्ती शुरू होती है। लड़ाई के पहले कुछ सेकंड में दोनों हाथ बीच में स्थिर रहते हैं क्योंकि दोनों प्रतियोगी अपनी ताकत को बराबर कर देते हैं। हालांकि रयोता अपनी शक्ति बढ़ाता है और नेप की मुट्ठी को मेज पर पटक देता है, जिससे सभी साहसी लोग चौंक जाते हैं। प्रतियोगिता के बाद रयोता को एहसास होता है कि नेप सेक्रो की सबसे शक्तिशाली संगठन का नेता है। इसके बावजूद वह अपनी शांति बनाए रखता है और नेप के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। नेप रयोता को एक और दौर के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है क्योंकि रयोता मना कर देता है। इसके कारण नेप रयोता पर एक ताकतवर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह रयोता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बजाय रयोता पंच को निष्क्रिय कर देता है और नेप को दीवार में उड़ा देता है। जब नेप दुर्घटना से उभरता है तो वह विनम्रता से रयोता से नेपच्यून परिवार में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन रयोता प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उस शाम जब रयोता रात का खाना खाने की तैयारी कर रहा होता है, एमिली इस बात पर हैरानी जताती है कि रयोता ने नेप का प्रस्ताव ठुकरा दिया। रयोता के बचाव में वह किसी समूह में शामिल नहीं होना चाहता। उसका मानना है कि जीवन अधिक मजेदार है अगर वह एमिली के साथ रहता है और उसके साथ समय बिताता है। ये सुनकर एमिली उत्साहित महसूस करती है, लेकिन ईव की अजीब उपस्थिति खाने की मेज पर रयोता को फिर से चौंका देती है। इसके बाद रयोता निहोनियम डंगोनन की ओर जाता है, जहां वह राजकुमारी मार्गरेट और उनके लोग कुछ वस्तुएं इकट्ठा करते हुए पाता है। एक सैनिक रयोता से बातचीत करता है और पेंडोरा के बॉक्स के बारे में बात करता है। उनके अनुसार बॉक्स गिरे हुए आइटम्स को खींच लेता है और उन्हें खोजने वाले व्यक्ति का चेहरा दिखाता है। जब वह व्यक्ति रयोता को समझाना समाप्त करता है तो वह उसे कुछ बॉक्स स्मृति चिन्ह के रूप में देता है और उनसे उनका प्रचार करने का अनुरोध करता है। पहले रयोता सोचता है कि वह इन बॉक्स का क्या करेगा, लेकिन उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके दिमाग में एक पागल विचार आता है। बाद में उस सुबह वह एक बॉक्स के साथ डंगोनन से बाहर निकलता है जो डंगोनन से प्राप्त वस्तुओं से भरा होता है। कुछ समय बाद वह उन वस्तुओं को बिखरने देता है और उन्हें एक एक करके शूट करता है। पहली सेट की वस्तुओं से फ्रीजिंग बुलेट्स मिलती हैं और रयोता अपनी थ्योरी की पुष्टि करता है।
एमिली जल्द ही कालकोठरी में पहुंचती है और रेयोता को एक और सेट के आवारा पर गोली चलाते हुए पाती है। जब रेयोता कार्रवाई में होता है, एमिली को एहसास होता है कि रेयोता अब पेंडोरा के बॉक्स के साथ निहोनियम कालकोठरी से ड्रॉप्स बाहर ले जा सकता है। अगली ड्रॉप जो रेयोता को मिलती है उसमें एक आग की गोली और एक अज्ञात गोली होती है। जैसे जैसे समय बीतता है वह गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, लेकिन जब वह फिर से बॉक्स को छूता है तो कुछ अजीब होता है। इसी समय एमिली उसे बताती है कि एक जादुई तूफान जल्द ही सैकड़ों को प्रभावित करने वाला है। उस दिन बाद में रेयोता एडवेंचरर्स गिल्ड में एर्जा से कुछ वस्तुओं का व्यापार करने के लिए मिलता है। यहाँ एर्जा जादुई तूफान की अवधारणा समझाती है, ये प्रकट करते हुए कि यह सभी जादुई शक्तियों को कम कर देता है। उसके अनुसार तूफान के कारण जादू का उपयोग करने वाले लोग काम से छुट्टी ले लेते हैं। तूफान कुछ साहसी लोगों के लिए डंजनों से मिलने वाले ड्रॉप्स की उपलब्धता को भी कम कर देता है और यह निवासियों के सामान खरीदने के तरीके को प्रभावित करता है। जल्द ही एक साहसी रेयस गिल्ड में आता है अपनी साथी रोसा को सिलिकॉन डंगोनन से बचाने के लिए मदद मांगने। रेयस गिल्ड के लोगों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। यह रेयोता को सोच में डाल देता है कि कोई भी गरीब रेयस की मदद क्यों नहीं करना चाहता। जब वह विचारों में डूबा होता है, नेप अचानक प्रकट होता है और उसका ध्यान आकर्षित करता है। पता चलता है कि नेप यह जानना चाहता है कि क्या रेयोता ने उसके परिवार में शामिल होने के बारे में अपना मन बदल लिया है। दूसरी ओर रेयोता अपने निर्णय पर अडिग रहता है क्योंकि वह किसी भी समूह का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जल्द ही रेयोता को समझ में आता है कि कोई भी रेस की मदद क्यों नहीं करना चाहता। यह पता चलता है कि सिलिकॉन डंगोनन के राक्षस गैर जादुई हमलों से अप्रभावित हैं और उन्हें मारना मुश्किल है। सिलिकॉन डंगोनन की कठिनाइयों के बावजूद रेयोता रेस की मदद करने का निर्णय लेता है। उस दोपहर बाद वह सिलिकॉन डंगोनन में घुसता है और अपनी विशेष गोलियों का उपयोग करके पहले लहर के राक्षसों का सामना करता है। उसी समय एमिली एडवेंचरर्स गिल्ड में पहुंचती है और पता चलता है कि रेयोता अकेले ही सिलिकॉन डंगोनन गया है। इस बीच रेयोता वर्तमान में सिलिकॉन डंगोनन के स्तर 3 पर है और उसने रोजा को ढूंढ लिया है। अब उसे केवल कमजोर रोजा के साथ डंगोनन से जीवित बाहर निकलना है। वह वर्तमान में असुविधा में है क्योंकि वह विशेष गोलियों से बाहर। उस शाम एमिली और ईव सिलिकॉन डंगोनन की ओर रेयोता की मदद करने के लिए दौड़ी। रास्ते में एमिली खुलासा करती है कि रेयोता उसे अपनी दिवंगत मां की याद दिलाता है। किसी समय पहले एमिली की मां ने एक कालकोठरी में राक्षसों की लहर के खिलाफ हमला किया था। उस समय उनकी टीम उन पर और उनकी बेटी पर निर्भर थी। हालांकि एक बड़ा राक्षस कालकोठरी में प्रकट हुआ और वह उसे लड़ने के लिए पीछे रह गई ताकि वह अपनी बेटी और अपनी टीम की रक्षा कर सके। वह राक्षस को हराने में सफल रही, लेकिन उसने जो नुकसान उठाया उसके कारण वह जमीन पर कमजोर होकर गिर गई। पहले तो एमिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि उसकी मां तुरंत मरने वाली है, लेकिन उसकी मां उसे खुश रहने के लिए कहती है। मृत्यु के कगार पर भी एमिली की मां ने सुनिश्चित किया कि उसकी टीम कालकोठरी से भटके हुए लोगों से सुरक्षित है। वर्तमान में रेयोता को रोजा को अपनी पीठ पर ले जाते हुए देखा जाता है, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए। कुछ समय बाद एर्जा और ईव ज़ॉम्बीज के झुंड के साथ वहां पहुंचते हैं। एमिली का इरादा रोजा को डंगोवन से बाहर ले जाने का है ताकि रेयोता आवारा जानवरों को संभालने पर ध्यान केंद्रित कर सके। अच्छी बात यह है कि एमिली रेयोता के लिए और विशेष गोलियां लाई हैं, जिससे उसके लिए राक्षसों को हराना आसान होगा। आखिरकार रेयोता रोजा के साथ कालकोठरी से बाहर निकलता है और रेयस उत्साहित रह जाता है। हालांकि रेयोता पहले बनाई गई विशेष गोली में से एक निकालता है और उसे रोजा पर चलाता है। आश्चर्यजनक रूप से रोजा जल्दी ठीक हो जाती है और रेयोता बताता है कि उसने उसे एक उपचार गोली से मारा था। जब रेयस रोजा के साथ चला जाता है, एमिली रेयोता में अपनी माँ का प्रतिबिंब देखती है। इसके विपरीत रेयोता उसे पहले डंगोनन में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। अगले दिन रेयोता एडवेंचरर्स गिल्ड में बिक्री के लिए रसीले तरबूज लेकर आता है। इससे पहले कि एर्जा उनकी जांच कर सके, मैसी आती है और रेयोता के तरबूजों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है। पहले ही काटने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि तरबूज कितना स्वादिष्ट है। इसी कारण एर्जा एक और विशेष अनुबंध का प्रस्ताव करती है, जिसमें उसे रेयोता के तरबूज अच्छी कीमत पर खरीदने की अनुमति होगी। पिछली डील की तुलना में इस बार रेयोता बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लेता है। बाद में एर्जा एक एडवेंचरर के लाइसेंस के बारे में बात करती है, जो लोगों को एक डंगोनन के कुछ स्तरों तक पहुंचने की अनुमति देता है। चूंकि रेयोता के पास कोई लाइसेंस नहीं है, एर्जा उसे जल्द से जल्द एक प्राप्त करने की सलाह देती है। उसी सुबह एमिली रेयोता के साथ उस जगह पर जाती है जहां वह अपना लाइसेंस प्राप्त करेगा। यहाँ प्रभारी व्यक्ति कुछ हद तक असभ्य व्यवहार करता है, लेकिन रेयोता सहर्ष मान लेता है। आदमी एक परीक्षण कक्ष की ओर ले जाता है जहां रेयोता को अपना लाइसेंस पाने के लिए स्तर 6 के आवारा को हराना होगा। आवारा और कोई नहीं बल्कि एक स्टीम स्लाइम है और इसे मारना कठिन है।
शुरुआत में रेयोता स्लाइम पर बल प्रयोग करता है, लेकिन उसे हरा नहीं पाता। हालांकि वह स्लाइम पर एक आग की गोली चलाता है। उसके बाद एक ठंडी गोली चलाता है जो स्टील स्लाइम को भंगुर बना देती है। अंत में रेयोता की मुट्ठी की एक चोट से स्लाइम टुकड़ों में बिखर जाता है, जिससे परीक्षक हैरान रह जाता है। परीक्षक रेयोता को बधाई देता है और फिर उसे उसका लाइसेंस सौंपता है, यह कहते हुए कि किसी ने भी ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं किया। दोपहर के समय एमिली और रेयोता एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं, एक टूना के आवारा बनने का इंतजार करते हुए। निर्धारित समय पर टूना एक बड़े गोरिल्ला में बदल जाता है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। डरी हुई एमिली चिल्लाती है क्योंकि यह वही प्रकार का गोरिल्ला है जिसने कुछ हफ्ते पहले शहर पर हमला किया था। इसके बावजूद रेयोता अपनी शांति बनाए रखता है और आवारा पर अपनी विशेष गोलियों का उपयोग करता है। आवारा के निचले हिस्से को जमा देने के बाद रेयोता उसके शरीर पर चढ़ता है और उसके सिर पर गोली मारता है। जैसे ही गोरिल्ला गायब होता है, यह एक बंदूक के रूप में एक ड्रॉप उत्पन्न करता है। अब रेयोता उत्साहित है क्योंकि उसे 2 बंदूकें चलाने और विशेष गोलियों को उनके साथ मिलाने का मौका मिलता है। हालांकि एमिली को डर है कि रेयोता कहीं बुरा न बन जाए। समय के साथ रेयोता गिल्ड में कुछ सामानों का व्यापार करने के लिए पहुंचता है। यहाँ एर्जा उसे सूचित करती है कि एक समूह ने हड़ताल की घोषणा की है। एर्जा के अनुसार एडलबर्ट समूह सिलिकॉन डंगोनन के स्तर 6 पर कब्जा करता है, जो एकमात्र स्थान है जहाँ चावल प्राप्त किया जा सकता है। यदि एर्जा बिक्री मूल्य नहीं बढ़ाती है तो उक्त समूह जनता से चावल रोकने का इरादा रखता है। जब रेयोता यह सुनता है तो वह हड़ताल की समस्या को हल करने के लिए सिलिकॉन डंगोनन की ओर जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह नेप से मिलता है, जो इस समस्या को हल करने में भी रुचि रखता है। हालांकि नेप का इरादा है कि वह एडलबर्ट ग्रुप को नष्ट कर दे ताकि ऐसा हड़ताल फिर से न हो। जब वह अपने इरादे स्पष्ट करता है तो रेयोता समस्या को हल करने का एक मौका मांगता है। नेप इस प्रस्ताव को मान लेता है और रेयोता डंगोनन में प्रवेश करता है। स्तर 6 पर वह समूह के कुछ लोगों से मिलता है जो उसके खिलाफ खड़े होने का इरादा रखते हैं। कुछ ही सेकंड में लोगों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन रेयोता परेशान नहीं दिखता। इसके बजाय वह अपनी बंदूकें निकालता है और उन पर ऐसे हीलिंग बुलेट्स चलाता है कि वे मिलकर उनके लक्ष्य को सोने पर मजबूर कर देते हैं। रेयोता तब तक जारी रखता है जब तक कि सभी समूह के सदस्य सो नहीं जाते। कुछ समय पहले रेयोता ने टेलुलु डंगोनन में एक राक्षस पर विशेष बुलेट्स का संयोजन किया था और उन्होंने आसानी से राक्षस को मार दिया। एमिली नई प्रगति से उत्साहित दिखी और उसने रेयोता के लिए कुछ बुलेट संयोजनों का सुझाव भी दिया। वर्तमान में रेयोता नेप को बुलेट संयोजन की अवधारणा समझाता है, जो रेयोता के हमले के तरीकों में रुचि रखता है। सूर्यास्त के समय सैकड़ों के डंगोनन प्रमुख क्लिंट ग्रे सिलिकॉन डंगोनन में रेयोता में रुचि लेते हैं। उस दिन बाद में वह रेयोता के साथ एक बैठक में प्रवेश करता है, जहां वह अपना परिचय देता है और अपने काम के बारे में बताता है। ऐसा लगता है कि वह रेयोता को हेटेरो के पड़ोसी शहर के खिलाफ एक नए डंगोनन के लिए लड़ाई में मदद करने के लिए चाहता है। ग्रे के अनुसार हेटेरो और सैकड़ों के बीच में एक डंगोनन पाया गया है और यह मांस और सब्जियों के समान अनुपात में ड्रॉप्स उत्पन्न करता है। रेयोता के एक गलत सवाल से ग्रे अपना संयम खो देता है, लेकिन कुछ चीनी के क्यूब्स निगलने के बाद वह शांत हो जाता है। रेयोता यह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह सोचता है कि क्या इस दुनिया में मधुमेह नहीं है। आगे बढ़ते हुए ग्रे रेयोता को प्रस्ताव स्वीकार करने और सफलतापूर्वक लौटने पर एक मौद्रिक इनाम की बात करता है। ग्रे के साथ बैठक के बाद रेयोता सैकड़ों की सड़कों पर चलता है, यह सोचते हुए कि उसकी व्यापार यात्रा कैसी होगी। किसी समय उसे एमिली की याद आती है और फिर वह उसे देखने के लिए अपने घर की ओर तेजी से बढ़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह अपने नए डंगोनन सेलन की यात्रा के बारे में विवरण प्रकट करता है। एमिली उत्साहित लगती है कि रेयोता ग्रे के साथ एक बड़ा सौदा करने में सक्षम था और वह रेयोता के दूर रहने के दौरान शहर में चीजों को संभालने की पेशकश करती है। हालांकि रेयोता एमिली से कहता है कि वह यात्रा पर उसके साथ चले और वह सहमत हो जाती है। अगले दिन रेयोता एमिली के साथ एक व्यापारिक यात्रा पर निकलता है, सेलिन डंगोनन की ओर। जब अंधेरा हो जाता है, एमिली एक तंबू लगाती है और रेयोता से कहती है कि वह बाहर इंतजार करे जब तक वह काम पूरा नहीं कर लेती। तंबू से आने वाली तेज आवाजें रेयोता को चिंतित कर देती हैं और वह सोचता है कि एमिली क्या कर रही होगी। निर्धारित समय पर वह तंबू में प्रवेश करता है और पाता है कि यह उसके घर जितना आरामदायक है। जब वह रात का खाना खा रहा होता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वह सोचता है कि एमिली ने यात्रा के लिए इतनी सारी चीजें कैसे ले ली। जब पूछा गया कि कैसे, एमिली जवाब देती है कि वह सब कुछ अपने बैकपैक में फिट कर लेती है। किसी बिंदु पर कचरे के बारे में चर्चा होती है और रेयोता को पता चलता है कि कचरे का एक टुकड़ा भी आवारा बन सकता है। जिज्ञासा से वह एमिली के साथ इस सिद्धांत का परीक्षण करता है क्योंकि वह देखता है कि कचरे का ढेर आवारा में बदल जाता है। इस बार आवारा एक बड़ा राक्षस है जो फ्रैंकस्टीन जैसा दिखता है। एमिली पहले हमला करने के लिए कूदती है, लेकिन फ्रैंकी उसके हथौड़े को रोक देता है।
इस बीच विशेष गोलियों का एक गुच्छा मिलाता है और उनका उपयोग फ्रैंकी को जलाने के लिए करता है। फ्रैंकी पीछे एक ड्रॉप छोड़ देता है और र्योता उसे उठा लेता है। अगले दिन वह ड्रॉप एक गोली को एक और आवारा पर आजमाता है, यह देखने के लिए कि यह कैसे काम करती है। अपने अवलोकनों के आधार पर विशेष गोली अपने लक्ष्य पर तब तक लॉक रहती है जब तक कि वह उसे प्रभावित नहीं कर देती। र्योता इस गोली को होमिंग बुलेट कहते हैं, लेकिन एमिली इस समय खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि र्योता बुरा बन जाएगा। बाद में उस सुबह वे दोनों सेलिन डंगोनन के पास स्थित बस्ती में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक महिला मिलती है। सेलेस्ट अपनी आग की जादू से कचरे के ढेर को जलाने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि एमिली सेलेस्ट को आराम करने की सलाह देती है। सेलेस्ट कचरा जलाने पर जोर देती है, यह दावा करते हुए कि उसे यह करना ही है। जब वह फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करती है तो वह बेहोश हो जाती है। अच्छी बात यह है कि र्योता उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। सेलेस्ट र्योता की बाहों में ठीक हो जाती है और फिर भी कचरे को जलाने पर जोर देती है। जैसे ही वह चलने के लिए संघर्ष करती है, र्योता उस पर 2 उपचार बुलेट चलाता है जिससे वह सो जाती है। एमिली र्योता से पूछती है कि उसने क्या किया और वह सोने वाली गोली की अवधारणा समझाता है। सूर्यास्त के समय सेलेस्ट जागती है और पाती है कि उसने समय को छोड़ दिया है। कुछ कचरा जलाने की जल्दी में वह कुछ आवारा जानवरों को देखती है। इससे पहले कि वह कुछ कर सके, र्योता उन आवारा जानवरों पर कई गोलियां चलाता है और उन्हें एक एक करके मार देता है जब तक कि वे सभी मर नहीं जाते। उनकी मौतों के कारण उसे बहुत सारे होमिंग बुलेट्स मिलते हैं और इससे सेलेस्ट का तनाव भी कम हो जाता है। एमिली वर्तमान में कचरा निपटान को नियंत्रित कर रही है, लेकिन वह रुक जाती है जब वह देखती है कि सेलेस्ट जाग गई है। थोड़ा और सो लो, वह सेलेस्ट से कहती है जब वह उसकी ओर दौड़ती है। उस शाम र्योता और एमिली अपने तंबू में सेलेस्ट को मेहमान बनाते हैं और उसे अच्छा खाना पेश करते हैं। जैसे ही सेलेस्ट रात का खाना खाने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि खाना कितना मीठा है। यह अकेला ही एमिली को र्योता की तुलना सेलेस्ट से करने पर मजबूर करता है क्योंकि वे दोनों स्वादिष्ट खाना चखने के बाद रोते हैं। जब सेलेस्ट अपना खाना खा लेती है तो एमिली और र्योता कचरे की स्थिति में मदद करने की पेशकश करते हैं जब भी वे फ्री होते हैं। कुछ सेकंड बाद सेलेस्ट सो जाती है और अगले दिन वह हमेशा की तरह काम फिर से शुरू करती है। इस बार उसके जादुई शक्तियां अधिक प्रभावी हैं क्योंकि उसे पर्याप्त आराम मिला। सुबह का काम खत्म करने के बाद र्योता और एमिली उसे फिर से अपने टेंट में मेजबानी करने का प्रस्ताव देते हैं। पहले वह इस प्रस्ताव को ठुकराने की कोशिश करती है, लेकिन र्योता के समझाने पर वह मान जाती है। बाद में उस सुबह र्योता और एमिली सेलिन डंगोनन के आसपास की बस्ती में घूमते हैं, जहां उन्हें एक व्यापारी मिलता है जो महंगे गहने बेचता है। र्योता एमिली की प्रतिक्रिया देखता है जब वह एक विशेष गहना देखती है और फिर उसे पता चलता है कि उसे वह पसंद है। बाद में र्योता ड्यूक से मिलता है जो बस्ती का प्रभारी व्यक्ति है। ड्यूक के साथ बैठक के दौरान र्योता को सेलिन डंगोनन के विवरण और इसे जीतने की प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिलती है। लक्ष्य यह है कि र्योता डंगोनन के विशिष्ट हिस्सों पर कई दुर्लभ ड्रॉप्स प्राप्त करे। इसके अलावा र्योता देखता है कि ड्यूक की योजना उसके इर्द गिर्द केंद्रित है क्योंकि वह कितना कुशल है। उनकी बैठक समाप्त होती है जब ड्यूक को सूचित किया जाता है कि काल कोठरी के पहले स्तर पर एक दुर्लभ राक्षस देखा गया है। र्योता जल्द ही काल कोठरी में पहुंचता है, जहां वह हार्वर्ड, यूजीन और हेटेरो सिटी के कुछ अन्य लोगों से मिलता है। प्रतियोगियों की उपस्थिति उसे नहीं डराती और इसलिए वह दुर्लभ राक्षस को मारने के लिए बंदूक निकालता है। पहली गोली चलाने के बाद राक्षस एक अलग रूप ले लेता है और भी मजबूत होकर लौटता है। इसी समय र्योता को पता चलता है कि उस दुर्लभ राक्षस के अंदर एक कोर है। ठीक जब यूजीन राक्षस पर मारक शॉट लगाने वाली होती है, र्योता एक होमिंग बुलेट चलाता है जो राक्षस के कोर को नष्ट कर देती है। जैसे ही दुर्लभ राक्षस मरता है, ड्यूक र्योता की तारीफ करता है, जबकि यूजीन निराश रह जाती है क्योंकि वह र्योता के क्षेत्र में मारने के बहुत करीब थी। काल कोठरी के प्रवेश द्वार पर ड्यूक र्योता को अच्छे काम के लिए अच्छी रकम देता है। उस शाम र्योता एक महंगी अंगूठी लेकर एमिली के तंबू में आता है। अंगूठी देखकर एमिली उत्साहित हो जाती है क्योंकि यह वही अंगूठी है जो उसने सुबह देखी थी। र्योता अंगूठी उसके उंगली में पहनाता है और फिर उसके लिए किए गए सभी कामों के लिए धन्यवाद देता है। बदले में एमिली मुस्कुराती है और र्योता को अंगूठी लाने के लिए सराहती है। अगले दिन एमिली एक स्थिति जांच करती है और पता चलता है कि अंगूठी ने उसकी सभी ड्रॉप स्थिति को 1 इकाई से बढ़ा दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए वह अपनी कौशल का परीक्षण करने के लिए र्योता के साथ सेलनी डंगोनन के स्तर 2 पर जाती है। इस बार एक ट्रींट आता है और वह आसानी से अपने हथियार का उपयोग करके उसे मार देती है। ट्रींट के मरने के बाद वह एक चिकन ब्रेस्ट के रूप में एक ड्रॉप छोड़ता है।
इस तथ्य से कि वह मांस ड्रॉप प्राप्त कर सकती है वह उत्साहित हो गई, क्योंकि वह हमेशा मांस ड्रॉप प्राप्त करना चाहती थी। उसी समय एक समूह साहसी लोग एक ट्रेंट को हराने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। संबंधित ट्रेंट पहले वाले से काफी बड़ा है और यह एमिली को जमीन पर गिरा देता है। र्योता ट्रेंट को मारने के लिए अपना हथियार उठाता है, लेकिन फिर याद करता है कि यह कुछ छोड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए वह अपनी बंदूकें उनके होल्डर में वापस रखता है और सोचता है कि उसके विरोधी क्या करेंगे। जैसे ही वह विचारों में डूबा होता है, एमिली उसे अपनी अंगूठी देती है और फिर विरोधी पक्ष से पहले ट्रेंट से मुकाबला करने के लिए कूद जाती है। जैसे ही एमिली दौड़ती है, र्योता ट्रेंट पर फ्रीजिंग बुलेट्स चलाता है, जिससे एमिली को अंतिम वार करने का मौका मिलता है। र्योता एमिली को ट्रेंट से मुकाबला करने से पहले अपनी अंगूठी छोड़ने के शानदार विचार के लिए धन्यवाद देता है। बाद में उस दोपहर ड्यूक र्योता को सेलेन डंगोनन में उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता है। हालांकि वह र्योता को चेतावनी देता है कि रात में हार्वर्ड के लोगों के साथ बैकअप एडवेंचरर्स शामिल होंगे ताकि डंगोनन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह सुनने के बावजूद र्योता का इरादा है कि दिन खत्म होने से पहले वह डंगोनन को जीत ले। वह ड्यूक को उस पर बहुत सारा पैसा लगाने के लिए मजबूर करता है ताकि जीत में मदद मिल सके। उस शाम र्योता डंगोनन के कुछ स्तरों को पार करता है और केवल हवाओं के साथ बाहर आता है। अब उसे डंगोनन के अंतिम चरण में जाने के लिए एक हाइड्रो प्रकार के राक्षस को मारना होगा। उसकी बंदूक से कुछ विशेष गोलियां राक्षस को निष्क्रिय कर देती हैं और ड्यूक उसकी प्रशंसा करता है। जैसे ही र्योता अपनी जादुई गाड़ी को सामान से भरा हुआ धकेलता है, वह यूजीन और उसके सहयोगियों से घिर जाता है। ऐसा लगता है कि यूजीन र्योता पर हमला करने का इरादा रखता है ताकि वह उसके डंगोनन को जीतने की योजना को खराब न कर सके। हालांकि र्योता को जादुई बाधा में डालने के बाद भी र्योता अपनी कच्ची ताकत का उपयोग करके यूजीन के सहयोगियों को जमीन पर गिरा देता है। आखिरी दो लोग जो खड़े हैं वे हैं यूजीन और जादूगर, जो जादू को कम करने वाली बाधा के लिए जिम्मेदार है। आश्चर्यजनक रूप से र्योता उन्हें छोड़ देता है और फिर उनके सहयोगियों को हीलिंग बुलेट से शूट करता है ताकि वे जल्दी ठीक हो सके। यूजीन देखता है जैसे र्योता अपना जादुई गाड़ी तैयार करता है ताकि वह डंगोनन छोड़ सके। वह सुनता है जैसे र्योता उसे आश्वस्त करता है कि वह कभी भी उसे हरा नहीं सकता, यह जोड़ते हुए कि उसके पास कोई है जो उसके सुरक्षित घर लौटने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही र्योता दूर जाता है, यूजीन र्योता की तारीफ करता है कि उसके पास घर पर उसका इंतजार करने वाला एक खास व्यक्ति है। उस शाम र्योता दिन के काम के बाद तंबू में पहुंचता है और स्वस्थ दिख रही सेलेस्ट से मिलता है। अब बस इतना ही बाकी है कि वह एमिली के हाथ से बने पकवान को खा ले और रात की नींद ले। एमिली सेलेस्ट और र्योता के लिए एक शानदार पकवान पेश करती है और ऐसा लगता है कि उसके पास उनके लिए और भी पकवान है। वह तंबू से बाहर जाती है और थोड़ी देर में उनके साथ साझा करने के लिए एक केक लेकर आती है। वह आइसक्रीम का भी जिक्र करती है और इस बार र्योता और सेलेस्ट हैरान रह जाते हैं। अगले दिन र्योता जागता है और देखता है कि सेलेस्ट अपनी आंख की जादू का उपयोग कर रही है। कुछ समय बाद सेलेस्ट फिर से बेहोश हो जाती है और र्योता उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। जब वह र्योता की बाहों में कमजोर पड़ी होती है, उसे जल्दी ठीक होने के लिए एक हीलिंग बुलेट से गोली मारी जाती है। जैसे ही वह ठीक होती है, वह अपने चेहरे और र्योता के बीच की थोड़ी दूरी को नोटिस करती है, साथ ही यह भी कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। शर्मीली सेलेस्ट र्योता को दूर धकेलती है, यह सोचते हुए कि उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। सिर पर कुछ खुद से मारे थप्पड़ उसे सामान्य स्थिति में वापस ले आते हैं, जिससे र्योता पूरी तरह से चौंक जाता है। आगे बढ़ते हुए र्योता सेलेस्ट से उसके शक्तियों के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने एक छोटे से कचरे पर बहुत अधिक जादू का उपयोग किया। सेलेस्टे बताती है कि वह केवल स्तर 3 की आग की जादू का उपयोग कर सकती है और किसी कारणवश उसके पास स्तर 1 और 2 की पहुंच नहीं है। यह सुनने के बाद र्योता उसकी मदद करता है अगले कचरे के ढेर को अपनी आग की गोलियों से जलाने में। इसके बावजूद कचरा बढ़ता जाता है और आलसी र्योता स्थिति की शिकायत करता है। सेलेस्ट उसे समझाती है कि डंगोनन मास्टर आ गया है। जब पूछा जाता है कि डंगोनन मास्टर क्या है, एमिली बताती है कि डंगोनन मास्टर डंगोनन का बॉस होता है। वे केवल कुछ महीनों में एक बार ही आते हैं और सेलेस्ट जोड़ती है कि वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस होते हैं। यह सुनने के बाद र्योता सेलेस्ट से कहता है कि वह आज के लिए बंद कर दे ताकि वह बाकी कचरे को संभाल सके। शुरू में सेलेस्ट पीछे रहने पर जोर देती है, लेकिन र्योता के कुछ समझाने के बाद वह आराम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन र्योता और अन्य लोग एक बड़े ढेर से मिलने के लिए जागते हैं। एमिली एक टीम के बारे में बात करती है जो डंगोनन मास्टर को बाहर निकालेगी। यह सुनने के बाद र्योता सेलेस्टे और एमिली को अलविदा कहता है, क्योंकि वह डंगोनन में चीजों की जांच करना चाहता है। जैसे ही वह भागता है, सेलेस्टे सोचती रह जाती है कि र्योता उसके प्रति इतना दयालु क्यों है। जल्द ही र्योता ड्यूक के कार्यालय में पहुंचता है और वहां नेप और उसकी खूबसूरत महिला को बैठा पाता है। इसी समय ड्यूक खुलासा करता है कि उसने डंगोनन मास्टर के खिलाफ नेपच्यून की मदद मांगी थी। दुख की बात है कि ड्यूक ने सेक्रो के हेटेरोसिटी के साथ समझौते के कुछ विवरण गिरा दिए। उसके अनुसार अगर कोई डंगोनन मास्टर प्रकट होता है तो दोनों शहरों को उसे हराने के लिए प्रतिनिधि भेजने होंगे। इसलिए उसने नेपच्यून ग्रुप को सेक्रो के प्रतिनिधि के रूप में भेजने का निर्णय लिया।
हालांकि हेटेरो इस मिशन के लिए किसी को चुनने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जब पूछा गया क्यों, तो नेप के साथ एक महिला समझाती है कि एक डंगोअन मास्टर की उपस्थिति हेटेरो के पक्ष में हो सकती है। यह सुनने के बाद रियोता समस्याओं को हल करने का अनुरोध करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह भाग नहीं ले सकता क्योंकि वह एक स्तर 1 का एडवेंचरर है। इसके बावजूद रियोता उन लोगों को ढूंढने का इरादा रखता है जो उसके साथ एक टीम बनाएंगे, लेकिन नियो उसे आश्वस्त करता है कि यह एक बुरा विचार है। कारण यह है कि जो लोग काल कोठरी के आसपास हैं, वे केवल लाभ के लिए हैं और कुछ नहीं। इस बीच यूजीन दूर से सब कुछ सुनता है। समय के साथ एमिली और सेलेस्टे रियोता के साथ काल कोठरी में शामिल होने की पेशकश करते हैं ताकि काल कोठरी मास्टर को हरा सकें। सेलेस्टे अब कचरे के बारे में कम चिंतित है क्योंकि उसे कोई मिल गया है जो उसकी मदद करेगा। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि यूजीन है और यह पता चलता है कि वह सेलेस्टे का भाई है। यूजीन जल्दी से कहता है कि वह केवल कचरे में मदद कर रहा है क्योंकि सेलेस्ट ने उसे भुगतान करने के लिए सहमति दी थी। उसके बाद सेलेस्ट डंगोनन के प्रवेश द्वार पर एक स्थिति जांच करती है और रियोता को पता चलता है कि उसके पास अच्छे आक्रमण आंकड़े हैं, हालांकि उसके ड्रॉप आंकड़े काफी कम हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वे तीनों डंगोअन में डंगोअन मास्टर को खोजने के लिए यात्रा करते हैं। यह तथ्य कि आसपास कोई दिखाई देने वाले राक्षस नहीं है रियोता को थोड़ा डराता है, लेकिन वह संयम बनाए रखता है। जल्द ही एक घोड़े के प्रकार का राक्षस प्रकट होता है और एमिली इसे डंगोनन मास्टर मानती है। एमिली दुश्मन पर हमला करने के लिए घोड़े की ओर तेजी से बढ़ती है, हालांकि वह घोड़े को नुकसान पहुंचाने में असफल रहती है और जमीन पर गिर जाती है। सौभाग्य से रियोता घोड़े को गोली मार देता है इससे पहले कि वह कुचली जाए। एमिली के दूसरों के साथ जुड़ने के बाद रियोता सेलेस्टे से कहता है कि वह घोड़े के खिलाफ उसका समर्थन करे। वह घोड़े पर कुछ विशेष गोलियां चलाता है, जबकि सेलेस्टे अपनी आंख की जादू से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गोली घोड़े को लगने से पहले ही वाष्पित हो जाती है। इसके बावजूद रियोता टीम से हमला करने के लिए कहता है क्योंकि अब घोड़ा कमजोर दिख रहा है। उसी समय नेप और ड्यूक को खबर मिलती है कि रियोता काल कोठरी में चला गया। हालांकि नेप इस पर हंसता है। ड्यूक गंभीर दिखता है क्योंकि वह जानता है कि डंगोनन मास्टर कितना खतरनाक है। डंगोनन में वापस घोड़ा रियोता की टीम से काफी नुकसान झेलने के बाद ठीक हो जाता है। हालांकि घोड़ा रियोता को एक जादुई क्षेत्र में रखता है जो उसके अधिकांश आंकड़ों को काफी हद तक गिरा देता है, जबकि सेलेस्टे और एमिली ने अपने अधिकांश आंकड़े खो दिए हैं। रियोता सेलेस्ट की हालत देखता है और एमिली से कहता है कि वह उसका ख्याल रखे। वह किसी तरह घोड़े के साथ लड़ाई खत्म करने का इरादा रखता है, भले ही उसे यह नहीं पता कि वह इसे कैसे करना चाहता है। जाने से पहले वह सेलेस्ट से कुछ अच्छे शब्द कहता है जो उसे उस समय की याद दिलाते हैं जब उसका शक्ति के लिए शोषण किया जा रहा था। उस समय उसका वरिष्ठ हमेशा उस पर चिल्लाता था और कभी भी उसके अच्छे काम की तारीफ नहीं करता था। वर्तमान में वह जमीन से अपनी एल्फ को उठाते हुए कहती है कि वह आराम नहीं कर सकती। उसकी एक और इन्फर्नो ब्लास्ट घोड़े को थोड़ा कमजोर कर देती है और रियोता एमिली के हथौड़े का उपयोग करके अंतिम प्रहार करता है। अंत में रियोता घोड़े को हराने में सफल हो जाता है, लेकिन सेलेस्ट जमीन पर कमजोर पड़ी होती है। फिर रियोता उसके पास जाता है और घोड़े को हराने में उसके प्रयासों की सराहना करता है। इसके परिणाम स्वरूप सेलेस्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह टीम के लिए मददगार रही। आश्चर्यजनक रूप से रियोता उसे वह ड्रॉप देता है जो उसे घोड़े से मिला था और यह उसे स्तर 1 की आग की जादू तक पहुंचने की अनुमति देता है। एमिली भी रियोता के निर्णय से सहमत है क्योंकि वह चाहती है कि सेलेस्ट को ड्रॉप मिले। अंत में सेलेस्ट बच्चे की तरह जोर से रोती है। उस शाम ड्यूक इस बात पर हैरानी जताता है कि रियोता की टीम ने डंगोनन मास्टर को हरा दिया। फिर वह अन्य साहसी लोगों को यह अच्छी खबर देने के लिए बाहर जाता है। इस बीच नेप बस्ती के एक गुप्त हिस्से में हार्वर्ड को चिढ़ा रहा है क्योंकि उसने उसे रियोता के खिलाफ लड़ने का मौका नहीं दिया। अगले दिन सेलेस्ट रियोता को धन्यवाद देती है क्योंकि अब वह स्तर 1 की आग की जादू का उपयोग कर सकती है। वह उसे यह भी बताती है कि सेलेन डंगोनन अब सेक्रो सिटी का है। इसके बाद वह पूछती है कि रियोता कब सेक्रो सिटी वापस जाएगा। रियोता जवाब देता है कि वह अगले दिन जा रहा है और यह सुनकर सेलेस्ट उसके साथ जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। यह अकेले ही रियोता को चौंका देता है क्योंकि वह भी चाहता है कि सेलेस्ट उसका पीछा करे। एमिली कहीं से भी प्रकट होती है और रियोता के निर्णय पर मुस्कुराती है क्योंकि वह चाहती है कि सेलेस्ट उनके समूह में शामिल हो। बाद में उस सुबह ईव रियोता के घर में गाजर की लालसा करती है क्योंकि जो उसके पास हैं वे मीठी नहीं हैं। उसी समय रियोता और उसके साथी सेलेन डंगोनन से सेक्रो सिटी की ओर लौट रहे हैं। रास्ते में वे एर्जा से टकराते हैं जो समूह में सेलेस्ट को देखकर चौंक जाती है। उसे सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगता है कि रियोता सेलेस्ट और एमिली के साथ एक रियोता परिवार बनाने का इरादा रखता है। हालांकि वह आगामी हार्वे के बारे में कुछ जानकारी देती है।
त्योहार और बात करने के बाद वह समूह से भाग जाती है। त्योहार का विचार रियोता के लिए काफी नया है और इसीलिए सेलेस्ट अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकलती है। जब वह वापस आती है तो वह रियोता को बताती है कि त्योहार सेक्रो में वार्षिक रूप से आयोजित होता है, जहां काल कोठरी में पाए गए सामान इकट्ठा किए जाते हैं और प्रदर्शित किए जाते हैं। एक और बात यह है कि सामानों को आवारा बना दिया जाता है और एक अखाड़े में मार दिया जाता है। जब रियोता यह सुन लेता है तो वह लड़कियों को बताता है कि जब वे जानकारी इकट्ठा कर रही थीं, तब वह क्या कर रहा था। उस दिन पहले रियोता निहोनियम डंगोनन गया था ताकि वह अपने कुछ आंकड़े बढ़ा सके। फिर उसने जल्दी से अपने आंकड़े अधिकतम कर लिए और बाकी के ड्रॉप्स को एक बॉक्स में डाल दिया। वर्तमान में रियोता और उसके साथी एक चट्टान के पीछे छिपे हुए हैं। ड्रॉप्स के बॉक्स के आवारा बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड में बॉक्स कुछ आवारों में बदल जाता है और रियोता उन्हें सभी को मार देता है। आवारे रियोता के लिए कुछ बाइंडिंग बुलेट्स छोड़ जाते हैं और इसी तरह से सेलेस्टे को पता चलता है कि उसे आवारों से ड्रॉप्स मिलते हैं। जल्द ही एक कंपन क्षेत्र को हिला देता है और रियोता का ध्यान आकर्षित करता है। जब वह शहर वापस आता है तो उसे सूचित किया जाता है कि एक आवारा फिर से आ गया है। रियोता अपनी टीम के साथ तुरंत उस आवारा से भिड़ जाता है, लेकिन एमिली उसे मारने में असफल रहती है, भले ही रियोता ने विशेष गोलियों से उस पर गोली चलाई हो। हालांकि रियोता अपनी ताकत का उपयोग करके उस आवारा को आसमान में फेंक देता है ताकि वह उस पर कुछ बाइंडिंग बुलेट्स चला सके। अंत में वह उस पर 2 अन्य विशेष गोलियां चलाकर उसे वाष्पित कर देता है। जब वह गायब हो जाता है तो वह एक छोटे बैग के रूप में एक ड्रॉप छोड़ जाता है। दूसरी ओर उसे पता चलता है कि एमिली का हथियार खराब है। जब एमिली अपने हथौड़े को ठीक करने की कोशिश करती है तो वह 2 हिस्सों में टूट जाता है और वह उदास हो जाती है। बाद में उस शाम ईव को खबर मिलती है कि रियोता ने उस आवारा को हरा दिया जिसने हाल ही में शहर पर हमला किया था। अगले दिन स्मिथ नाम का एक आदमी रियोता के घर आता है क्योंकि उसने सुना कि एमिली का हथियार टूट गया है। वह एमिली को मुफ्त में नया हथियार देने की पेशकश करता है क्योंकि रियोता परिवार ने सेलन और उससे आगे अपने कारनामों के लिए बहुत ध्यान आकर्षित किया है। यह सुनकर एमिली चौंक जाती है और वह स्मिथ के साथ एक नया हथियार बनाने के लिए उत्सुक होती है। उस दोपहर बाद रियोता कुछ सामान लेने के लिए निहोनियम डंगोनन की ओर जाता है। वहां उसे फिर से राजकुमारी मार्गरेट के एक सैनिक से मुलाकात होती है और वे व्यापार के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान रियोता को पता चलता है कि राजकुमारी का व्यापार अब पहले की तरह फल फूल नहीं रहा है। वह गहनों से संबंधित एक और व्यापार की सलाह देता है और सैनिक इसे सुनकर उत्साहित दिखते हैं। वह रियोता को एक प्रतिभाशाली मानता है क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हालांकि राजकुमारी चिल्लाती है और रियोता उसकी मदद करता है उसे कुछ राक्षसों से बचाने में। जब वह काम पूरा कर लेता है तो राजकुमारी उसे खतरे से बचाने के लिए धन्यवाद देती है। इसके अलावा राजकुमारी धन्यवाद के प्रतीक के रूप में रियोता को एक आभूषण देने की पेशकश करती है। इसके बाद ईव रियोता के घर पहुंचती है और केवल सेलेस्टे, स्मिथ और एमिली को पाती है। वह रियोता के ठिकाने के बारे में पूछने में समय बर्बाद नहीं करती और जब उसे जानकारी मिलती है तो वह उसे खोजने के लिए तेजी से निकल पड़ती है। रियोता वर्तमान में तेलुलु डंगोनन में आपूर्ति इकट्ठा कर रहा है जिसे वह बाद में व्यापार करेगा। यह पता चलता है कि उसे ड्रॉप से मिला छोटा बैग उसे दुर्लभ ड्रॉप्स को बिना किसी के ध्यान में आए स्टोर करने की अनुमति देता है। इस बीच ईव निहोनियम डंगोनन में घुस जाती है, यह सोचते हुए कि रियोता वहाँ है। बाद में उस दोपहर वह आंसुओं में गिल्ड की ओर जाती है, सोचते हुए कि रियोता कहाँ हो सकता है। समय बीतने के साथ रियोता कुछ वस्तुओं का व्यापार करने के लिए गिल्ड में पहुंचता है। यहाँ इर्जा उससे एक व्यापार प्रस्ताव के बारे में बात करती है जिसमें रियोता को आने वाले त्योहार के लिए दुर्लभ ड्रॉप्स उठाने होते हैं। रियोता इर्जा के प्रस्ताव को मान लेता है क्योंकि वह अच्छी भुगतान करने वाली है। हालांकि उसे अपने सामान के लिए खराब रिटर्न मिलता है और वह सोचता है कि क्या हो रहा है। और इर्जा की सफाई में पैसे के प्रभारी व्यक्ति को धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था और इस समय नकदी का प्रवाह धीमा है। यही वह समय है जब रियोता को पता चलता है कि पैसे भी एक डंगोनन में गिरते हैं। भुगतान मिलने के बाद वह एक गुप्त स्थान पर जाता है और एक नकद नोट के आवारा बनने का इंतजार करता है। जैसा कि उम्मीद थी, नकद एक पक्षी प्रकार के आवारा में बदल जाता है और दृश्य से उड़ने की कोशिश करता है। लालची रियोता ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतनी बड़ी रकम को आसानी से उड़ने दे, इसलिए वह दूर से पक्षी पर गोली चलाता है। अंत में वह पक्षी को मार देता है और यह एक दुर्लभ ड्रॉप बन जाता है। इस बार ड्रॉप एक ऐसा पोषण है जो किसी की पौधों की ड्रॉप दर को 10 मिनट के लिए 3 रैंक तक बढ़ा देता है। जब रियोता पोषण को समझने की कोशिश करता है तो इर्जा उससे टकराती है और उससे एक गाजर की भीख मांगती है। जैसा कि उम्मीद थी, रियोता उसे टेलुलु के स्तर 2 सेक्शन से गाजरों का एक गुच्छा देता है और वह खुशी खुशी खाती है। जब ऐसा हो रहा था, ईव ने खुलासा किया कि उसने अपनी पार्टी छोड़ दी क्योंकि उसके साथी गाजर के अलावा कुछ और चाहते थे। कुछ समय पहले जब ईव बहुत छोटी थी, वह मांस खाती थी और ज्यादा सब्जियां नहीं खाती थी। वह अपने साथियों से नफरत करती थी जो बहुत सारी सब्जियां खाते थे बजाय उसके साथ मांस खाने के। एक दिन उसने एक राक्षस को मारा और उससे एक इंसान गिरा।
चौंक कर वह पीछे मुड़कर अपने पीछे के एक और राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जिस तरह से वह राक्षस को मारती है उससे इंसान उसमें काफी दिलचस्पी लेने लगते हैं। अगला राक्षस जिसे वह मारती है उसके पीछे एक गाजर छोड़ जाता है। चूंकि ईव गाजर से नफरत करती थी उसने इंसान से कहा कि उन्हें फेंक दे, लेकिन उसने मना कर दिया। बल्कि इंसान ने गाजर को 2 टुकड़ों में तोड़कर ईव के मुंह में डाल दिया। गाजर का स्वाद चखने पर ईव को पता चलता है कि यह स्वादिष्ट है। वह अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए इंसान के हिस्से की गाजर भी इकट्ठा कर लेती है और उस दिन से उसे गाजर खाना पसंद था। वर्तमान में ईव अपनी गाजर खाने की कहानी रेयोता को सुनाती है। उसे यह पसंद नहीं है कि उसके पौधों की ड्रॉप दरें कम हैं और उसे केवल छोटी गाजरें मिलती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रेयोता उसे वह औषधि देता है जो उसने पहले प्राप्त की थी और यह उसकी पौधों की ड्रॉप दर बढ़ा देती है। पहला राक्षस जिसे वह मारती है एक मोटी गाजर देता है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं है कि उसे और औषधियों के लिए रेयोता पर निर्भर रहना पड़ेगा। अंत में वह रेयोता परिवार में शामिल होने का प्रस्ताव देती है ताकि उसे गाजरों की नियमित आपूर्ति मिल सके। उसी दिन बाद में रेयोता अपने घर ईव के साथ पहुंचता है जो उसके दाहिने हाथ को कसकर पकड़े हुए है। जब वह बताता है कि ईव अब समूह का हिस्सा है, एमिली मुस्कुराती है जबकि सेलेस्टे हैरान रह जाती है। अगले दिन रेयोता जागता है और पाता है कि सेलेस्टे लिविंग रूम में कमजोर पड़ी है जबकि बाकी लोग खा रहे हैं। जब पूछा जाता है कि क्या हुआ तो उसे पता चलता है कि सेलेस्टे जादुई तूफान के कारण कमजोर है। यह अकेला ही रेयोता को एक ऐसा घर खोजने पर विचार करने के लिए मजबूर करता है जो जादुई तूफान के प्रभाव को कम कर सके। बाद में उस सुबह रेयोता और उसकी टीम एक ऐसा घर ढूंढते हैं जो उसकी पसंद के अनुसार हो। घर में प्रवेश करते ही सेलेस्टे फिर से सामान्य और ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगती है। हालांकि घर का डीलर कहता है कि यह संपत्ति काफी महंगी है। रेयोता घर की कीमत चुकाने के लिए सहमत हो जाता है। घर के लिए भुगतान करने के बाद स्थानांतरण प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। उस दोपहर रेयोता और सेलेस्ट देखते हैं कि जादुई तूफान खत्म हो गया है। एक और बात यह है कि सेलेस्ट एमिली के घर प्रबंधन कौशल से प्रभावित है क्योंकि वह कितनी अच्छी तरह से उनके नए घर में चीजों को फिट करती है। इस बीच ईव बस रेयोता से बहुत सारी गाजरें पाने के लिए उत्सुक है। वह कुछ समय के लिए उपेक्षित महसूस करती है लेकिन रेयोता को माफ कर देती है जब उसे पता चलता है कि उसके पास गाजरें लाने की योजना है। बाद में उस शाम रेयोता और उसके साथी टेलुलु डंगोनन के स्तर 7 पर जाते हैं। यहाँ रेयोता देखता है कि बर्फ गिर रही है और वह सोचता है कि क्या हो रहा होगा। जब वह उस जगह से गुजरता है तो उसे पहले का कप्तान और उसके 2 साथी मिलते हैं। इस बार वह कप्तान को नजरअंदाज करता है क्योंकि उसे पता है कि बाकी दोनों पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए एक दुर्लभ राक्षस प्रकट होता है और रेयोता को उसे हराने में कठिनाई होती है। फिर सेलेस्ट रेयोता को पीछे हटने की चेतावनी देती है, कहती है कि वह अकेले राक्षस को नहीं हरा सकता। उसके अनुसार स्लाइम को हराने के लिए 1 से अधिक प्रकार के हमले की आवश्यकता होती है। रेयोता उसकी सलाह से सहमत होता है और वे दोनों राक्षस पर हमले करते हैं। वही प्रकार का राक्षस फिर से आता है, लेकिन इस बार एमिली पहला हमला करती है जबकि रेयोता उसे खत्म करता है। किसी समय रेयोता अपनी सतर्कता कम कर देता है और वह एक और दुर्लभ राक्षस के हमले का शिकार हो जाता है। इस बार सेलेस्टे राक्षस को हराने का सबसे अच्छा तरीका जानने के लिए उसका अध्ययन करती है। अच्छी बात यह है कि ईव ने पहले भी इसी प्रकार के राक्षस को हराया है और वह पहला हमला करने के लिए स्वयं सेवा करती है। रेयोता ईव के काम खत्म करने के बाद राक्षस पर एक विशेष गोली चलाता है और अंत में राक्षस मर जाता है। बाद में उस दिन रेयोता उस ड्रॉप का परीक्षण करता है जो उसे पिछले राक्षस से मिला था, यह देखने के लिए कि यह लड़ाई के दौरान कितना उपयोगी है। वह जिस स्लाइम पर प्रयोग करता है वह बिना रेयोता के उंगली उठाए मर जाता है। फिर भी रेयोता महसूस करता है कि उसके लिए खुद राक्षसों पर हमला करना अधिक सुरक्षित है। उस दोपहर रेयोता गिल्ड में उस ड्रॉप को व्यापार करने के लिए जाता है जो उसे मिला था। ये पता चलता है कि क्रिस्टल उनकी मुद्रा के 3 मिलियन यूनिट में बिकता है और यह अकेले ही रेयोता को चौंका देता है। एर्जा के साथ व्यापार करने के बाद वह गिल्ड से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है और एक छोटी लड़की अंदर आती है। वह लड़की एलिस है जो किसी भी उपलब्ध पार्टी में शामिल होने की तलाश में है। दुर्भाग्यवश उसे कई साहसी लोग मना कर देते हैं क्योंकि वह युवा है। उस दोपहर बाद रेयोता को एक ड्रॉप मिलता है जो उसकी जादुई क्षमता को 1 यूनिट बढ़ा देता है। चूंकि वह जादू का उपयोग नहीं कर सकता, वह सेलेस्ट से सलाह लेता है कि वह जादू का उपयोग कैसे कर सकता है। वह एक महंगा आइटम खरीदता है जो उसे जादू का उपयोग करने की अनुमति देगा। जंगल में वह बॉक्स से आइटम निकालता है और उसे छुपा देता है ताकि वह आवारा बन जाए। आश्चर्यजनक रूप से वह वस्तु एक धातु के राक्षस में बदल जाती है जो रेयोता की उपस्थिति की नकल करता है। रेयोता और नकली के बीच एक छोटा सा युद्ध होता है जबकि सेलेस्ट दूर से सब कुछ देखती है। अंत में रेयोता राक्षस को हरा देता है और यह अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। इसकी मूल अवस्था एक जादुई फल की तरह दिखती है और रेयोता को यकीन है कि इसमें कुछ विशेषताएं जोड़ी गई हैं।
बाद में उस दिन टेलुलु डंगोनन में वह एक जादू दिखाता है जो उसे जादुई फल खाने से मिला था। दूसरा जादू वह है जो किसी अन्य व्यक्ति को सीमित समय के लिए उसी ड्रॉप रेट का अनुभव करने की अनुमति देता है जैसा उसका है। एमिली सबसे पहले इस जादू के प्रभाव को महसूस करती है और उसे एक ही ड्रॉप में बहुत सारे आइटम मिलते हैं। अब रियोता खुश है कि वह अपनी अनोखी क्षमताओं को अपनी टीम के साथियों के साथ साझा कर सकता है। वह भविष्य में मदद करने के लिए उत्सुक है। इसके बाद रियोता शहर में इयर्जा के लिए भारी सामान उठाने में मदद करता है। जब वह काम पूरा कर लेता है तो वह सुनता है कि हमारा बेवकूफ कप्तान एलिस को अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है। रियोता को एलिस में दिलचस्पी होती है और वह उसे कप्तान की पार्टी में शामिल होने से रोकता है। पहले तो कप्तान गुस्से में आता है, लेकिन वह रियोता से लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए वह चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, एलिस रियोता की टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। वे दोनों एक काल कोठरी की ओर जाते हैं, जहाँ रियोता एलिस के आंकड़े चेक करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एलिस के आंकड़े कम हैं, लेकिन वह सकारात्मक लगता है कि वह थोड़ा स्तर बढ़ा सकता है। उसकी कौशल को उन्नत करने की खोज में रियोता नेहोनियम कालकोठरी के स्तर 1 की ओर रास्ता दिखाता है ताकि एलिस कुछ राक्षसों का सामना कर सके। वहाँ पहुंचकर एलिस मुस्कुराती है क्योंकि काल कोठरी की हवा उसे यादें दिलाती है। इसी समय वह बताती है कि उसका जन्म एक काल कोठरी में हुआ था। इसके बाद रियोता एलिस की कुछ राक्षसों को रोकने में मदद करता है ताकि वह उन्हें हरा सके। इसके बाद रियोता को यह कठिनाई से पता चलता है कि एलिस एक सीमा से आगे स्तर नहीं बढ़ा सकती। स्थिति बोर्ड को देखते हुए एलिस रियोता से कहती है कि बोन्सी उसे बुला रहा है। वह रास्ता दिखाते हुए काल कोठरी में जाती है और एक विशेष राक्षस की ओर इशारा करती है। जब वह राक्षस को रियोता की मदद से हरा देती है तो राक्षस एक छोटे कंकाल बोन्सी में बदल जाता है, जिससे रियोता पूरी तरह से चौंक जाता है। बाद में वे सभी तेलुलु काल कोठरी में पहुंचते हैं, जहां बोन्सी एक राक्षस पर हमला करता है और उसे हरा देता है। यहाँ तक कि तब भी एलिस एक स्लाइम की ओर इशारा करती है, कहती है कि जिगली उसे बुला रहा है। हैरान रियोता एलिस और बोन्सी को अपना काम करने देता है। बोन्सी स्लाइम को हरा देता है और यह एक मिनी स्लाइम बन जाता है जिसका नाम जिगली है। उस शाम को रियोता अपने घर एलिस और मिनी मॉन्स्टर्स के साथ पहुंचता है। बोन्सी और जिगली को देखकर सेलेस्ट उत्साहित हो जाती है क्योंकि वे प्यारे हैं। हालांकि बोन्सी और जिगली उससे डरते हैं और इस कारण वे एलिस की शर्ट में छिप जाते हैं। रात के खाने के बाद रियोता एलिस का आधिकारिक रूप से परिवार से परिचय कराता है और एमिली एक +1 पाकर उत्साहित होती है। उसकी प्रतिक्रिया से एलिस अपनी नई टीम के साथ सहज महसूस करती है और वो अपने नए साथियों के साथ भविष्य की ओर देखती है। अगले दिन रियोता जागता है और देखता है कि एमिली ही घर पर है। जब वह दूसरों के बारे में पूछता है तो एमिली बताती है कि सेलेस्ट और ईव पहले एक काल कोठरी के लिए निकल गए थे, जबकि एलिस वर्तमान में अपने पिछले घर पर है क्योंकि उसके मिनी मॉन्स्टर्स सेलेस्ट से डरते हैं। ये पता चलता है कि एमिली काल कोठरी में नहीं गई क्योंकि त्योहार बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बाद में उस सुबह सैकड़ों के निवासी अपने स्टॉल्स को त्योहार के लिए तैयार करते हैं। रियोता शहर की सड़कों पर दौड़ता है और देखता है कि एमिली यह देखने के लिए कितनी उत्साहित है कि क्या हो रहा है। समय के साथ एमिली एक आभूषण देखती है जो उसका ध्यान आकर्षित करता है। वस्तु में उसकी थोड़ी सी रुचि देखकर रियोता तुरंत उसके लिए भुगतान कर देता है। अंत में एमिली इस दयालुता के लिए रियोता की सराहना करती है। फिर वह आभूषण को अपने हथियार के चारों ओर बांध देती है। जल्द ही एलिस उनके साथ शामिल हो जाती है, लेकिन वह अपने पीछे स्थित एक अजीब स्टॉल के बारे में बात करती है। रियोता उस स्टॉल की ओर जाता है ताकि देख सके कि वह जगह क्या है। यहाँ स्टॉल का मालिक एक बॉक्स का विज्ञापन करता है जिसके बारे में अफवाह है कि जब अकेला छोड़ दिया जाता है तो यह एक चूहा उत्पन्न करता है। आदमी की बात सुनने के बाद रियोता उसकी पेशकश मान लेता है और एक बॉक्स खरीदता है। वह एक गुप्त स्थान पर बॉक्स का परीक्षण करता है और बॉक्स उम्मीद के मुताबिक काम करता है। बॉक्स एक आवारा चूहा बन जाता है और रियोता उसे खत्म करने के लिए अपनी बंदूक निकालता है। वह चूहे को एक बाइंडिंग बुलेट से बांधता है। फिर वह एमिली पर अपना दूसरा जादू करता है ताकि जब वह आवारा को मारे तो उसे एक ड्रॉप मिले। आवारा को मारने के बाद एक और प्रकार की विशेष बुलेट फर्श पर गिरती है। रियोता गोली उठाता है और पता चलता है कि यह एक सशक्तिकरण गोली है। वह गोली का परीक्षण करता है और देखता है कि यह उसके बाद दागी गई दूसरी गोली के नुकसान को बढ़ा देती है। समय के साथ वह स्टॉल मालिक से और अधिक बॉक्स लेता है ताकि वह और अधिक सशक्तिकरण गोलियां बना सके। जब वह काम पूरा कर लेता है तो वह देखता है कि एक आवारा शहर के निवासियों पर हमला कर रहा है। एमिली और एलिस रियोता के साथ स्थिति का आकलन करने के लिए शामिल होते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि आवारा को आसानी से हराया नहीं जा सकता। जैसे जैसे रियोता उस पर अधिक हमले करता है, आवारा की शक्ति और आकार बढ़ता जाता है। जल्द ही नेफ अपनी महिलाओं के साथ मदद का हाथ बढ़ाने के लिए वहां पहुंचता है। आश्चर्यजनक रूप से वह अपनी जादुई शक्तियों को सक्रिय करता है और उसकी महिलाएं भी ऐसा ही करती हैं, जिससे रियोता चौंक जाता है। रियोता, एमिली और अन्य लोग आवारा को हराने के लिए एकजुट होते हैं। रियोता एक बांधने वाली गोली चलाकर शुरू करता है, जबकि एमिली पीछे से शामिल होती है। अपने हथौड़े का उपयोग करके आवारा को दर्द देती है। अंत में मेफ आवारा पर एक जादुई विस्फोट करता है जो उसे निर्जीव कर देता है। आवारा के मृत होने की पुष्टि के बाद एक छोटी लड़की रियोता और उसकी टीम को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है।
वह भविष्य में रियोता की तरह बनने की इच्छा व्यक्त करती है। इसके जवाब में रियोता उसे आश्वस्त करता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रियोता से यह सुनकर एमिली चौंक जाती है, क्योंकि उसने रियोता से पहली बार मिलने पर वही बात कही थी। जल्द ही सेलेस्ट ईव के साथ लंबे दिन के बाद काल कोठरी से दृश्य पर पहुंचती है। दूसरी ओर नेफ रियोता के करीब आता है और उसे फिर से अपने परिवार में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। इस बार रियोता अपने पिछले जवाब पर दृढ़ रहता है और नेफ हार मान लेता है। आहत होकर नेफ अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। रियोता से कहता है कि उसके साथ लड़कर उसे खुशी हुई। समय बीतने के साथ रियोता और उसका समूह खाने का सामान खरीदने के लिए शहर के एक और हिस्से में प्रवेश करता है। जब वे दोपहर का भोजन कर रहे होते हैं, एलिस बोन्सी और जिगली को कुछ खाना खिलाती है, जबकि सेलेस्ट खुशी से देखती है। इस बीच एमिली हैरान है कि ईव गाजर के अलावा कुछ और खा रही है। ईव अपनी सफाई में कहती है कि खरगोश मांस भी खा सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद एलिस उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां उसे लगता है कि बहुत सारे आवारा इकट्ठा हैं। जब वह यह कहती है तो रियोता को एहसास होता है कि यह वह अखाड़ा हो सकता है जहां त्योहार में आवारों को मारा जाता है। वह यह भी जानता है कि अगर वे किसी आवारा को मारने में सफल होते हैं तो लोग त्योहार में दुर्लभ वस्तुएं कमाते हैं। अंत में वह त्योहार के लिए अपनी टीम में शामिल होने के लिए सेलेस्ट को चुनने का निर्णय लेता है, क्योंकि वह इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरी ओर सेलेस्ट को गलत फहमी हो जाती है जब रियोता उसे अन्य लड़कियों के ऊपर चुनता है। हालांकि उसे कठिनाई से पता चलता है जब रियोता उसे बताता है कि उसने उसे क्यों चुना। निर्धारित समय पर रियोता और सेलेस्ट त्योहार के अखाड़े में एक दुर्लभ राक्षस का सामना करते हैं। यहाँ दर्शक जोर से जयकार करते हैं क्योंकि वे कुछ प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। रियोता का प्रदर्शन। लड़ाई शुरू होती है और सेलेस्टे राक्षस पर अपनी आग की जादू का उपयोग करती है, जबकि रियोता अपनी बंदूक से मारक प्रहार करने की तैयारी करता है। वह राक्षस पर पहली गोली चलाता है और उसे तुरंत मार देता है, जिससे भीड़ जोर से जयकार करती है। उस शाम रियोता और सेलेस्टे टीम के बाकी सदस्यों से मिलते हैं। उनके पास त्योहार में जीती हुई दुर्लभ वस्तु होती है। वह वस्तु आतिशबाजी होती है और रियोता अपने साथियों के लिए उन्हें जलाता है। जलती हुई रोशनी का रंगीन प्रदर्शन एमिली और एलिस को सबसे अधिक उत्साहित करता है, क्योंकि यह उनका पहली बार था। आतिशबाजी के कुछ मिनट बाद रियोता एलिस के बारे में कुछ अजीब महसूस करता है। एलिस अजीब तरह से चलती है, निहोनियम डंगोनन की दिशा में इशारा करती है, लेकिन रियोता के उसे रोकने पर वह खुद को संभाल लेती है। जब पूछा गया कि क्या हुआ तो एलिस बताती है कि उसे निहोनियम डंगोनन से कुछ बुलाता हुआ महसूस हुआ। ये सुनने के बाद रियोता समूह से कहता है कि वे अगले दिन डंगोनन की जांच करेंगे, क्योंकि पहले से ही देर हो चुकी है। अगले दिन रियोता सेंट ग्रे के कार्यालय में उपस्थित होता है। यहाँ ग्रे रायोटा को सूचित करता है कि सभी काल कोठरियाओं कोई ड्रॉप्स नहीं दे रही हैं। रायोटा सोचता है कि क्या हो रहा होगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ग्रे चाहता है कि वह काल कोठरियों की जांच करे। अंततः वह बहुत मूर्ख व्यक्ति काम स्वीकार करता है और तालुलु काल कोठरी की ओर जाता है, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। यहाँ वह देखता है कि अन्य साहसी भी किसी राक्षस को मारने के बाद कोई ड्रॉप्स नहीं प्राप्त कर रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से वह एक राक्षस को मारता है और यह एक ड्रॉप उत्पन्न करता है। यह अकेला ही उसे निहोनियम डंगोनन की ओर अकेले भागने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसे संदेह है कि ड्रॉप की कमी का कारण वही डंगोनन है। जल्द ही वह काल कोठरी के चौथे स्तर पर पहुंचता है और एक मानव के रूप में एक राक्षस को देखता है। मानव को देखकर उसे एहसास होता है कि वह निहोनियम की काल कोठरी की मास्टर है। रियोता बिना समय गंवाए उस इंसान पर कुछ गोलियां चलाता है, लेकिन वह अपने लक्ष्य को नहीं मार पाता। इंसान की छाती पर एक किक रियोता को जमीन पर गिरा देती है। जब रियोता फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके हमले उस इंसान पर काम नहीं करेंगे। असुविधाजनक स्थिति में होने के बावजूद रियोता अपनी कुछ गोलियों को मिलाता है और उन्हें इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन वह दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बजाय उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है और वह फिर से उठने के लिए संघर्ष करता है। जब वह मानव के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखता है तो उसे याद आता है कि उसकी सभी विशेष गोलियां उसके लक्ष्यों को पार कर चुकी हैं। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है वह एक और सेट की गोलियों को मिलाता है, लेकिन यह मानव पर काम नहीं करता। जैसे ही मानव उसके करीब आती है वह देखता है कि उसके दाहिने पैर में चोट है। रियोता इसे देखता है और इंसान पर एक पागलपन भरा विचार आजमाता है। अगली बार जब इंसान रियोता पर हमला करने की कोशिश करती है तो होमिंग बुलेट्स के प्रभाव के कारण उसके दाहिने हाथ का एक हिस्सा खो जाता है। लड़ाई तब तक चलती रहती है जब तक रियोता दुश्मन को अपने स्तर पर कमजोर नहीं कर देता। फिर वह मौके का फायदा उठाकर दुश्मन पर जोरदार हमले करता है जब तक कि वह गायब नहीं हो जाती। लड़ाई जीतने के बाद रियोता जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वह जागता है और अपने पास बैठी एमिली से मिलता है। पूरी तरह से होश में आने के बाद वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है। नतीजतन वह अपनी बंदूक की ओर बढ़ता है ताकि वह खुद को हीलिंग बुलेट से शूट कर सके। दुर्भाग्यवश वह असफल हो जाता है, लेकिन एमिली उसकी मदद करती है। जल्द ही रियोता ठीक हो जाता है और एमिली उसे बताती है कि अब अन्य काल कोठरियों में ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसे बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि रियोता लोगों को बचाने के लिए खुद को बहुत ज्यादा धकेलता है।
अब रियोता खुद को बचाने की कोशिश में फंसा हुआ है, यह कहकर कि उसका शहर को बचाने का इरादा नहीं था। उसके अनुसार वह बिना सोचे समझे निहोनियम डंगोनन की ओर भागा। एमिली के साथ बातचीत खत्म होने के बाद वह जमीन पर एक अंगूठी देखता है और समझता है कि यह डंगोनन मास्टर द्वारा गिराई गई थी। जैसे ही वह एमिली के साथ डंगोनन से बाहर निकलता है, सेलेस्ट दूसरों के साथ वहां पहुंचती है और उसके बारे में चिंतित होती है। एलिस भी रियोता के बारे में चिंतित है और वह नहीं चाहती कि वह हर बार खतरे में पड़े। अगले दिन रियोता निहोनियम डंगोनन में अपनी अंगूठी का परीक्षण करता है। वह अंगूठी का उपयोग करके कई राक्षसों को मारने के बाद छोटे क्रिस्टल बनाता है। जल्द ही राजकुमारी मार्गरेट कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचती है। इस बार रियोता को पता चलता है कि राजकुमारी की क्षमताएं कम हैं, भले ही उनका स्तर ऊंचा है। वह राजकुमारी को एक क्रिस्टल देता है जिसे उसने उनकी स्थिति सुधारने के लिए बनाया था और यह आश्चर्यजनक रूप से काम करता है। क्रिस्टल उसके कुछ आंकड़ों को एक इकाई से बढ़ा देता है और यह वहां मौजूद सभी को चौंका देता है। फिर वह राजकुमारी को क्रिस्टल का एक पैक देता है और इससे उसके आंकड़े काफी हद तक बढ़ जाते हैं। यह अकेले ही राजकुमारी को उत्साहित कर देता है और वह रियोता को कुछ उपहार भेजने की पेशकश करती है। रियोता इस दयालुता की सराहना करता है और फिर तेजी से शहर की ओर बढ़ जाता है। बाद में उसी सुबह रियोता एमिली, सेलेस्टे, एलिस और ईव के साथ एक मैदान में पहुंचता है। वह अपने साथियों के आंकड़े बढ़ाने के लिए अपनी अंगूठी का उपयोग करने का इरादा रखता है। खेत में बहुत सारी बूंदें भरी पड़ी हैं और रियोता का इरादा है कि वे आवारा बन जाएं। निर्धारित समय पर बूंदें आवारा बन जाती हैं और रियोता उन्हें मारने में आनंद लेता है। प्रत्येक मृत्यु उसे एक क्रिस्टल संश्लेषित करने की अनुमति देती है, जिसे वह लड़कियों में से एक को चुनने की अनुमति देता है। अंत में सेलेस्टे और अन्य लड़कियों को पता चलता है कि उनके कुछ कौशल रियोता की वजह से अधिकतम हो गए हैं। इसके बावजूद एमिली को रियोता के लिए बुरा लगता है क्योंकि वह स्तर नहीं बढ़ा सकता, लेकिन रियोता समझाता है कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। उसे लगता है कि उसने अपने अनुभवों के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है और वह उन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करके खुश है। इस बीच ईव केवल रियोता से अधिक गाजर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अगले दिन सुबह जब रियोता शहर की सड़कों पर चलता है, अपनी टीम के साथियों के साथ वह निवासियों का ध्यान आकर्षित करता है। उस दोपहर रियोता सुझाव देता है कि सेलेस्टे और अन्य लोग भी अपना लाइसेंस प्राप्त करें, जैसे उसने कुछ हफ्ते पहले किया था। चूंकि ईव के पास पहले से ही लाइसेंस है, उसे परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सेलेस्टे, एमिली और एलिस अच्छा प्रदर्शन करती हैं, जो लाइसेंस परीक्षक को आश्चर्यचकित कर देता है। उस शाम रियोता अपने घर में अपनी टीम के साथियों के साथ एक बैठक आयोजित करता है। बैठक के दौरान वह सुझाव देता है कि वे सभी कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करें ताकि वह उनकी क्षमताओं की पूरी सीमा जान सके। एमिली और अन्य को यह विचार पसंद आता है और इस प्रकार वे सभी एक मत से सहमत होते हैं। लगभग 6 दिन बाद रियोता, ईव और अन्य लोग अपने शिकार के परिणामों की घोषणा करने के लिए घर में इकट्ठा होते हैं। ईव सबसे पहले रिपोर्ट करती है कि उसने गाजरें प्राप्त की, जिनकी कीमत 1,20,000 मुद्रा प्रतिदिन है। हालांकि रियोता तब चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने सारी गाजरें खा ली। एमिली और अन्य लोग प्रभावशाली स्कोर प्रकट करते हैं, लेकिन रियोता का स्कोर सभी को चौंका देता है। रियोता की वापसी एमिली के लाभ से लगभग 10 गुना अधिक है और उसके साथी स्तब्ध रह जाते हैं। इसके बावजूद रियोता उत्साहित दिखता है क्योंकि वह अपनी टीम के साथ एक दिन में लगभग 20 लाख कमा सकता है। जिज्ञासा से एमिली रियोता से पूछती है कि क्या वह कुछ खरीदना चाहता है और वह उसके अनुसार जवाब देता है। यह पता चलता है कि वह अपने साथियों के लिए जादुई गाड़ियां प्राप्त करने पर काम कर रहा है ताकि उनके व्यवसाय में मदद मिल सके। इन गाड़ियों में अतिरिक्त विशेषताएं हैं जो बिना संपर्क के एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में सामान ले जाने में सक्षम बनाती हैं। हालांकि समस्या यह है कि रियोता सभी ड्रॉप्स को एक साथ एर्जा के पास कैसे भेजेगा। उस दिन बाद में रियोता एर्जा के साथ व्यापार की बात करने के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड जाता है। एर्जा उसके साथ घर वापस आती है और यह पता चलता है कि वह केवल रियोता के लिए काम नहीं करेगी। एर्जा को यह विचार पसंद है कि वह रियोता के लिए काम कर सकती है, जबकि एमिली उसे रियोता परिवार में स्वागत करती है। कुछ दिनों बाद रियोता और उसका समूह घर पर एक स्वागत पार्टी आयोजित करते हैं। यहाँ नेफ और उसकी लड़कियों सहित कई मेहमान पार्टी में शामिल होने आते हैं। नेफ को देखकर रियोता थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन एमिली के बात करने के बाद वह शांत हो जाता है। साथ ही राजकुमारी मार्गरेट रियोता के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर घर आती है। एमिली उसे घर में स्वागत करती है, जबकि रियोता ओल्गा और अपने पिता की देखभाल करता है। यहाँ तक कि क्लिंट ग्रे भी रियोता के लिए मीठे उपहार लेकर घर आता है। अंत में रियोता अपने घर में मेहमानों को देखकर मुस्कुराता है, इस बात से खुश कि उसने अपनी पिछली दुनिया छोड़ दी।